उस साल मेरे माता पिता का देहांत हो गया और कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई थी। मेरी बहन के सबसे मुश्किल समय में मैंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। 5 साल बाद उसकी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई और वो बेहद सफल होकर सबकी चहेती मिसेस बो बन गई। एक पत्रकार ने उससे पूछा कि इन सालों में वो सबसे ज्यादा किसकी शुक्रगुजार है, तो मेरी बहन की नजरें बिल्कुल ठंडी थी, लेकिन उसका लहजा बेहद तल्ख था। उसने कहा, मेरे उस भाई का जो पैसों के लिए मुझसे नाराज होकर चला गया, अब वो मेरा भाई तक नहीं रहा, उसकी क्या हालत है। ये जानने के लिए पत्रकार ने ऑनलाइन 10 मिलियन के नाम के साथ उस भाई की तलाश शुरू कर दी, लेकिन उन्हें मैं नहीं मिला। बल्कि मेरी मौत से पहले लिखी मेरी डायरी मिली। जब पत्रकार ने वो डायरी मेरी बहन को दी तो वो वहीं सन्न रह गई और कांपते हाथों से उसे लेकर अगले ही पल उसने वो डायरी कूड़ेदान में फेंक दी और बोली, ये बोनियन की कोई और चाल है या जानबूझकर शो के लिए किया जा रहा है। पत्रकार ने सिर हिलाया और ध्यान से मेरी डायरी उठाते हुए कहा, ये वास्तव में आपके भाई की डायरी है, मौत से पहले लिखी गई और उनके शरीर का अंतिम संस्कार हो चुका है। क्योंकि किसी ने उन्हें दावा नहीं किया था। उसके वाक्य खत्म होने से पहले ही मेरी बहन गुस्से से उठ खड़ी हुई और बोली, ये मत सोचना कि मैं उसे माफ कर दूंगी, क्योंकि उसने ऐसी नौटंकी किए जाओ और बोनियन से कहो कि अब मेरा एक भाई है, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो मर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पत्रकार ने बेचैनी से उसकी तरफ देखा तो क्या करे, इस डायरी का मेरी बहन वांटांग ने ताना मारते हुए कहा, पढ़ो, मैं देखना चाहती हूँ कि ये डायरी में क्या बकवास लिख सकता है। डायरी के पन्ने खुलते हैं, हेलो, आज से मेरा ख्याल रखना, तुम ही तो मेरे साथ रहने वाले हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, आज जब मैं वो तोहफे लेकर जो मेरे परिवार ने मुझे दिए थे घर से भाग रहा था तो मेरी बहन ने मुझे पकड़ लिया। दरअसल मैं उससे मिलना नहीं चाहता था, बस चुपचाप घर छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन बहुत परेशान करने वाली है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मत जाओ, तुम मेरे इकलौते परिवार। उस पल मेरा दिल कांप उठा, लेकिन फिर भी मैंने सख्त चेहरा बनाकर उसे टोका, कंपनी दिवालिया है, फिर भी तुम मुझे वो मोटरसाइकिल का मॉडल दिला सकती हो जो मुझे पसंद है, मैं पैसे उड़ाता हूँ और तुम अब भी मेरा खर्च उठा सकती हो, बजाय इसके कि तुम्हारे साथ रहूं और हर दिन पैसे बचाने के बारे में सोचता रहूं। लेकिन मेरी बहन और भी परेशान हो गई और पूछने लगी कि वो कौन है जो मुझे बहका रहा है, और उसने कहा कि वो आगे और भी मेहनत करेगी, बहुत सारा पैसा कमाएगी और मुझे पहले की तरह जैसे एक यंग मास्टर की तरह रखेगी। लेकिन अंदाजा लगाओ मैंने उससे क्या कहा। मैंने कहा, मुझे कोई धोखा ही दे तो तुझे क्या मतलब, अगर तुझमें मुझे पालने की काबिलियत और पैसा होता तो मैं तेरा अच्छा भाई बना रहता और वापस घर आ जाता, लेकिन तेरे पास कब पैसा होगा। मेरी बहन जो इतनी घमंडी थी उसने मुझे रोकने के लिए घुटने तक टेक दिए। कितना बेचारा लग रहा था ना। मैंने अपना चेहरा घुमाकर उसके देखने से पहले ही अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए और कहा, मेरे भविष्य में मतलब मत करो, और यहाँ तक ऐलान कर दिया कि मैं उससे रिश्ता तोड़ता हूँ। लोगों ने मुझे अपना सामान घसीटते हुए जाते देखा, मुझे माफ कर देना। मेरी बहन को बहुत दुख पहुंचा होगा ना। इस रात के बाद पत्रकार ने गहरी सांस ली और सोचा कि मिसेस बो अपने छोटे भाई पर इतना निर्भर थी। ये सोचकर वो हैरान रह गया, लेकिन कैमरा बहन पर गया तो उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी, वो अब भी बिल्कुल ठंडी थी और उसने हल्के से कहा, मुझे बहुत पछतावा है, मुझे पछतावा है कि मैं उसके साथ इतनी अच्छी थी और उसने एक नाशुक्री को पाल पोस कर बड़ा किया। डायरी फिर से खुलती है, मैं फिर आ गया हूँ। आज मैं दूसरे हॉस्पिटल में जाकर और टेस्ट करवाया। दरअसल मैं उम्मीद कर रहा था कि पहले का डायग्नोसिस गलत साबित हो, ताकि मैं वापस जाकर अपनी बहन से कह सकूं कि मुझे माफ कर दो, और जैसे पहले होता था वो मुझे माफ कर देती। इस जिंदगी में इतने चमत्कार कहाँ। डॉक्टर ने सख्त चेहरे के साथ मुझसे कहा, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, प्राइमरी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा यानी लिवर कैंसर आखिरी स्टेज पर है, तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत है। मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन मौत का डर मुझसे रुला गया। मैं सिर्फ 18 साल का था। डॉक्टर ने मुझे दया से देखा और हॉस्पिटलाइजेशन का बिल थमा दिया। मैं पेमेंट मशीन की तरफ भागा और बिल देखकर आखिरकार चुपके से हॉस्पिटल से भाग निकला। मैंने अपनी बहन के मेन कार्ड में जो मैंने कुछ पैसे बचाए थे उसे लिंक कर दिया। वैसे भी मैं मरने वाला हूँ, क्यों मेरी बहन का पैसा बर्बाद करूं। उसका पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जब से मेरे माता पिता जिस ठेकेदार के साथ काम करते थे वो भाग गया तो प्रोजेक्ट बिगड़ गया और फंडिंग चेन टूट गई। मेरे माता पिता बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से एक कारोबारी मीटिंग के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो गए और दोनों की मौत हो गई। कंपनी का सारा बोझ मेरी बहन के कंधों पे आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा जब लोग वसूली के लिए आते थे और घर की सब कीमती चीजें ले जाते थे, और मेरी बहन मुझे लाखों रुपए विदेश पढ़ने के लिए देने के लिए उन लोगों के सामने घुटनों के बल बैठ गई और सिर पटक दिया। लेकिन आखिरकार बैंक ने सारी संपत्ति कुर्क कर ली। कर्ज चुकाने के लिए मेरी बहन हर जगह पैसे उधार मांगने गई। उसने इतनी शराब पी कि उसे पेट से खून की उल्टी हुई और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। लेकिन उसके पास न तो डॉक्टर को दिखाने का समय था और न ही इलाज के पैसे। थोड़ा ठीक होते ही वो हॉस्पिटल से निकलकर फिर से बिजनेस के लिए भीख मांगती और हर किसी के सामने गिड़गिड़ाती। मैं सोचता था वो लोहे की बनी है, उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बहन थोड़ी पगली तो है ना। मैं भी उसका थोड़ा बोझ कम करना चाहता था। मैं उसे बताना चाहता था कि मुझे विदेश पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं वो बिगड़ेल यंग मास्टर नहीं रहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पार्ट टाइम जॉब करके पैसे कमा सकता हूँ और उसका खर्च उठा सकता हूँ। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ऐसे नाजुक मोड़ पर मुझे सबसे महंगी बीमारी हो जाएगी, मेरी डायरी। क्या तुम भी सोचती हो कि मैं बहुत बेकार हूँ? पत्रकार की आंखें नम हो गई। लगता है उसके भाई के पास उसे छोड़ने की कोई ना कोई छुपी हुई वजह रही होगी। इतनी छोटी उम्र में लिवर कैंसर होना कितनी दुखद बात है। लेकिन जुआन बो ने ठंडी ताना मारते हुए कहा, वाह कितनी बढ़िया शिकायत करने की रणनीति है। रिपोर्टर लेना आप उसकी बातों में मत आइए। बोनियन सबसे बड़ा झूठा है। जब वो बच्ची थी तो स्कूल से भागने के लिए माता पिता से झूठ बोलती थी कि उसका टखना मरोड़ गया है और हम सब डर के मारे उसे घेर कर हॉस्पिटल ले जाते थे। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। डायरी में एक और नींद भरी रात। दरअसल नींद नहीं आती बल्कि दर्द असहनीय हो गया है और दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। अगर मैं दर्द की दवा न खरीदूं तो बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, कुछ और जरूरी काम है। अगर मैंने किराया न चुकाया तो मकान मालिक मुझे बाहर निकाल देगा। लगता मुझे वो दिन फिर से देखना पड़ेगा जब मैं छोटी गुफा में सोता था, जैसा मेरी बहन बचपन में कहा करती थी। पहले जब मैं किताबों में पढ़ता था तो लगता था कि बड़े हीरो का छोटी गुफा में सोना कितना शानदार है, लेकिन अब जब बड़ा हो गया हूँ तो पैसे न होने से बहुत डर लगता है। मैंने मजबूरन वो तोहफे जो मेरे माता पिता ने मुझे दिए थे उनकी तस्वीरें ऑनलाइन डाल दी। वो उन चंद चीजों में से थे जो मैं अपने साथ लाया था, लेकिन जब कोई पूछता है तो मैं कोई ना कोई बहाना बना देता हूँ। दरअसल दिल नहीं चाहता कि उनसे जुदा हूँ। आखिरकार इतने दर्द और भूख के कारण मैंने कार्ड से 500 रुपए निकाल ही लिए। बहन सॉरी, मैं फिर से तुम्हारा पैसा खर्च कर रहा हूँ। गरीब होने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी पुरानी आदतें ठीक हो गई। जब मैं भूख से बेहोश होने वाला था तो मैंने
मैंने कूड़ेदान से एक गंदा बन उठाकर खा लिया। वास्तव में वो बहुत स्वादिष्ट था। लगता है गरीबी यंग मास्टर की सारी बीमारियां ठीक कर सकती है। मैं सुपरमार्केट गया और बन का एक पैकेट खरीदा, पानी की एक बोतल और हॉस्पिटल से कुछ दर्द की दवाएं खरीदी। बचे हुए पैसे किराए के लिए रख दिए। प्रोफेसर ने फिर से मुझे फोन किया। उसने मुझे मेरे अच्छे नंबरों के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। अचानक क्लास छोड़ना अच्छा नहीं है। मुझे डर था कि वो मेरी बहन से संपर्क कर लेंगे, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ने का प्रस्ताव रखा। लेकिन प्रोफेसर ने फिर भी मेरी बहन को फोन लगा दिया। मेरी बहन ने भी फोन किया। उसका लहजा और आवाज फिर से ठंडी थी। उसने कहा, वो ना, मैं जानती हूँ तू मुझसे कुछ लेना देना नहीं चाहता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तू किस लड़की के साथ उलझ रहा है, लेकिन तू उसकी वजह से अपनी अनमोल पढ़ाई तक छोड़ने को तैयार है। क्या ये बदतमीजी वाला व्यवहार हमारे माता पिता के साथ न्याय करता है? हालांकि आखिर में मैंने अपनी बहन की आवाज नहीं सुनी। मुझे लगा जैसे बहुत लंबा समय बीत गया हो, जैसे आधी जिंदगी मैंने अपना मुंह दबा लिया ताकि जोर से रो यूं, लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। बहन, मैं तुझे कितना मिस करता हूँ। फोन के दूसरी तरफ मेरी बहन झुंझला गई और उसने एक और बात कही, अगर तू ऐसे ही करता रहा तो मैं सच में तेरी परवाह करना छोड़ दूंगी। फिर उसने फोन रख दिया, लेकिन मैं बहुत देर तक रोता रहा। मेरी प्यारी डायरी, लगता है मैं अपनी बहन को ब्लॉक कर दूंगा। कल मैं स्कूल से नाम कटवाने जाऊंगा। रिपोर्टरों के बीच सीईओ थोड़ा अचंभित हो गया। वो एक पल रुकी, अपनी आंखों के कोने से पानी पोंछा और अगले पन्ने पर चली गई। प्यारी डायरी में शिफ्ट हो गया। पहले वाला हॉस्टल 50 रुपए प्रति रात था, बहुत महंगा है। मैं पूरा दिन भागता रहा पूरे शहर में। आखिरकार शहर के दक्षिण में एक दूर दराज के शहरी गांव में मुझे एक हॉस्टल मिला जो सिर्फ 30 रुपए प्रति रात का है। कमरे में 4 चारपाइयां हैं। मेरे सामने वाली चारपाई पर एक अजीब अंकल रहते हैं। मुझे याद है मैंने अभी उस दीदी को देखा था। वो नीचे मिलिटेरा में रहती है। उसका नाम सियांग है। उसने आंखें उठाई और मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, कोई टेंशन न लो, तुम्हारी देखभाल करने वाली एक दीदी है, वो सच में बहुत अच्छी है। उस रात मैंने दवा खाई और बहुत चैन से सोया। मुझे एक सपना है जिसमें पापा और मम्मी हम दोनों भाई बहनों को डिज्नीलैंड ले गए। वो जानते थे कि मुझे आयरन मैन पसंद है, तो मेरी बहन ने मेरे लिए घंटों कतार में लगी रही। जब अंत में उसकी बारी आई तो उसने जोर से मेरा नाम चिल्लाया और मुझे आयरन मैन का एक्टर के सामने धक्का दे दिया। और आखिरकार मैंने अपने फेवरेट आइडल के साथ फोटो खिंचवाई। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखें बंद हो गई। पापा, मम्मी और मेरी बहन थोड़ी दूर खड़े होकर मुझे खुशी से देख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने फोटो खिंचवाई और पीछे मुड़ा, सब गायब हो गए थे। जो आसमान पहले साफ था वो अचानक काला पड़ गया। मुझे डर लगा, लेकिन मैंने उन्हें कितना भी ढूंढा, मुझे नहीं मिले। मैं डर के मारे उठ गया। पसीने से तरबतर मेरी बहन फिक्रमंदी से मुझे देख रही थी। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया तो उसने पूछा कि मैं यहाँ क्यों रहता हूँ। मैंने उसे सब कुछ बता दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ। ये सुनकर मेरी बहन कुछ नहीं बोली, बस मुझे गले लगा लिया। उसका आलिंगन बहुत गर्मजोशी भरा था। उसने मुझे बताया कि वो एक अनाथ है और किशोरावस्था से दुनिया में संघर्ष कर रही है। तरह तरह के लोगों से मिली और बहुत सी आत्मरक्षा की तकनीकें सीखी हैं। उसने कहा, तुम्हारे जैसे व्यक्ति की मुझे देखभाल करनी है। मेरी दीदी ने मुझे पैसे बचाने के बहुत से तरीके सिखाए, जैसे सुपरमार्केट जाकर खत्म होने वाली एक्सपायरी वाला खाना चुनना। कुछ सुपरमार्केट थोड़े पैसे कंपेंसेट कर देंगे तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन आपको एक्सपायर्ड खाना मुफ्त में ले जाने देंगे। और सब्जी मंडी जाकर वो पत्तियां उठाना जो आंटियां फेंक देती हैं, उनमें से सड़ा हुआ हिस्सा हटाकर गर्म पानी में उबालकर खाने से पेट भर सकता है। दीदी सियांग मुझे पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसे कमाने भी ले गई। मैंने एक शाम में 60 रुपए कमाए। पैसे लेकर पहली बार मुझे लगा कि मैं बिल्कुल बेकार नहीं हूँ। मैंने सोचा, अगर मैं रोज इतना कमा सकता हूँ तो शायद मैं मरने के बाद भी अपनी बहन के लिए कुछ पैसे छोड़ जाऊं। ये सोचकर मैं हंस पड़ा। दीदी सियांग मुझे पागलों की तरह देख रही थी। 60 रुपए कमाए और इतना खुश है। उसने मेरे माथे को छुआ और कहा, बिल्कुल बेकार है। और उस अजीब अंकल से रोज बचाव करने के अलावा मुझे जल्दी से हाथ धोकर बिस्तर पर आना पड़ता था, क्योंकि हॉस्टल में रात 10 बजे पानी और बिजली बंद कर दी जाती थी। जब तक मैं उस हॉस्टल में रहा मैं बहुत खुश था। अब लाइट बंद होने का वक्त हो गया है। गुड नाइट पत्रकार ने नोटिस किया कि जब उसने उस अजीब अंकल का जिक्र किया तो उस ठंडी सीईओ ने चुपके से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। उसने सोचा शायद वो अपने भाई के प्रति उतनी नफरत नहीं दिखाती जितना दिखावा करती है, लेकिन एक पल बाद उसने सोचा कि शायद वो उसका वहम था। फिर उसने अगला पन्ना पलटा और पढ़ना जारी रखा। डायरी में शिफ्ट हो गया, क्योंकि मेरी दीदी ने कल वाला देख लिया। उसके पास साफ तौर पर कोई बचत नहीं थी, लेकिन वो मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी। मैंने पहले उसे नहीं बताया था कि मैं बीमार हूँ, बस कहा था कि मेरी अपनी बहन से लड़ाई हुई है, इसलिए मैं शिफ्ट हो गया। लेकिन मैं उसे छुपा नहीं सकता। शायद मैं सच में मनहूस हूँ। मैं अपनी दीदी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता, और न ही इस बहादुर दीदी के लिए जिससे मैं अभी मिला हूँ। उसने मुझसे कहा था कि वो पैसे कमा रही है ताकि भविष्य में अपनी कार रिपेयर की दुकान खोल सके और अपना खुद का घर हो। जब उसने ये कहा तो उसकी आंखों में बहुत हताशा थी। मैं मुस्कुराते हुए सहमत हो गया, लेकिन मेरे मन में ये था, अलविदा दीदी। अगली सुबह बहुत जल्दी मैं चुपके से अपना थोड़ा बहुत सामान लेकर निकल गया। मैं उखड़ू बैठकर डायरी लिख रहा हूँ। पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, जरा आराम कर लेता हूँ। आखिरकार मेरी तबियत पहले से भी ज्यादा खराब हो गई है। मुझे खून की उल्टी होने लगी है। मैं फिर से बिना रुके उल्टी कर बैठा। राहगीर मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई भूत हूँ। वो बहुत डर गए थे और दूर खड़े होकर उंगली उठा रहे थे। मैं सिकुड़ गया। बहुत देर बाद जब मैंने सिर उठाया तब मुझे पता चला कि डायरी पे खून लग गया था। मैंने जल्दी से अपने हाथ से पोंछने की कोशिश की, लेकिन खून का धब्बा और बढ़ता गया। मुझे माफ कर देना डायरी, मैंने तुम्हें भी गंदा कर दिया। मेरा इरादा नहीं था, लेकिन दर्द इतना था कि काबू में नहीं था। जब मैं जमीन पर उखड़ बैठा, थकान उतार रहा था, तभी एक बुजुर्ग औरत जो पुराने कपड़े पहने थी मेरे पास आई और उसने मेरे हाथ में कुछ पैसे रख दिए। चाहे मैंने कितना भी मना किया, वो पैसे रखकर भाग गई। मैं चुपके से उसके पीछे गया तो पता चला कि वो अपने विकलांग पति के साथ थी, जिसके हाथ में एक छोटा बच्चा था। उसने अपने बालों को सहलाया और बच्चे के गाल पर किस किया और फिर लगन से फल बेचने लगी। मैं वहां बहुत देर तक रुका रहा, यहाँ तक कि अंधेरा हो गया। मेरे शरीर का आधा हिस्सा ठंड से सुन्न हो गया था। फिर भी बहुत सारे फल बचे थे। वो औरत आहा भर रही थी। उसके पति ने कुछ बातें कहकर उसे ढांढस बंधाया और दोनों सामान समेटने लगे। उन्होंने बच्चों को एक टोकरी में रख दिया।
लिया। मैंने अपना हुड पहना और जल्दी से वहां गया। जब वो अनजान थी, मैंने बच्चे के कपड़ों में पैसे रख दिए। बोनियन, तुमने बहुत अच्छी कहानी बनाई है। मैं तो पिघलने ही वाला था, मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने पैसे कमाने के लिए किताबें लिखनी शुरू कर दी है। रिपोर्टर लिन, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं सच में हास्यास्पद हूँ जो इतना समय यहाँ बर्बाद कर रही हूँ। अब जब वो मौत का नाटक कर रही है और मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, तो मैं उसे मृत मान लेती हूँ। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर वो उठ गई और बिना किसी पछतावे के घूमकर चली गई और इंटरव्यू अचानक खत्म हो गया। एक स्टॉक शो का एपिसोड वायरल हो गया। किसी ने यह खुलासा किया कि 5 साल पहले जब सीईओ ने अपने भाई से रिश्ता तोड़ा, तब वो एक मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में जाती थी। इससे अंदाजा लगता है कि सीईओ को माता पिता की मौत और भाई के विश्वासघात की वजह से गंभीर डिप्रेशन हुआ था। और जब उसकी कंपनी ने उड़ान भरी तो उसने एक छोटे भाई को गोद ले लिया और सीईओ के भाई की डायरी ने इंटरनेट पर भारी बहस छेड़ दी। कुछ लोग सीईओ के भाई को निशाना बना रहे हैं कि उसने पैसों के लिए अपनी बहन को छोड़ दिया और मौत का नाटक कर ध्यान खींचने की कोशिश की, जिससे बहन को अकेले दिवालियापन का सामना करना पड़ा और उसकी मानसिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचा। और अब जब उसकी बहन तरक्की कर गई है तो ये सहानुभूति पाने के लिए दया का नाटक कर रहा है और ऐसी डायरियां लिख रहा है। और तो और सीईओ का एक नया भाई भी है। कहा जाता है कि अपने भाई की 18-20 सालगिरह मनाने के लिए उसने पूरा अम्यूजमेंट पार्क बुक कर लिया था और उसे एक लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार गिफ्ट की थी। हाथों हाथ उसे दुलार कर रही थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस कहानी में कुछ तो छुपा है, क्योंकि ये डायरी बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से लिखी गई है और इसमें दिल को छू लेने वाली इमोशंस हैं। क्या कोई भौतिकवादी व्यक्ति ऐसे नोट्स लिख सकता है, चाहे कोई भी राय हो? लेकिन इंटरनेट उपयोगकर्ता ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि सीईओ के भाई ने अपनी डायरी के अगले पन्नों में क्या लिखा था। और ट्रेंडिंग के चलते टीवी स्टेशन के रिपोर्टर ने फिर से सीईओ से संपर्क किया और पूछा कि क्या वो अपने भाई की मौत से पहले वाली डायरी को प्रकाशित करने की अनुमति देगी। पता नहीं ये अविश्वास था या सच में उसे कोई परवाह नहीं थी। सीईओ के असिस्टेंट ने कहा कि सीईओ ने कहा है कि ये डायरी उसने टीवी स्टेशन को सौंप दी है, चाहे वो इसे प्रकाशित करें या नष्ट करें, उसे कोई आपत्ति नहीं है। और उसने ये भी कहा कि उसका सिर्फ एक ही भाई है। वायु कुछ नेटिजन बहुत खुश और संतुष्ट हैं कि सीईओ के भाई का ड्रामा चलता रहे या ना चले, उसे कोई मतलब ही नहीं है। परमिशन मिलते ही टीवी स्टेशन ने तुरंत एक प्रोग्राम का लाइव स्ट्रीम किया जिसका नाम था बोनियन की मौत से पहले लिखी डायरी का। कार्यक्रम स्क्रीन पर उसकी उदास सूरत थी और उसने कहा, जैसा आप सबको पता है मैंने भी ये डायरी पहले कभी नहीं पढ़ी है। सीईओ बो की अनुमति मिलने के बाद आज मैं इसे लाइव स्ट्रीम पर आप सबके साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं आप सब मुझे माफ रखेंगे। फौरन हजारों लोग लाइव स्ट्रीम में आ गए। 1 मिनट से भी कम समय में 10 लाख से ज्यादा लोग आ गए। सब रिपोर्टर लिन की उस डायरी खोलने का इंतजार कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ बो फैमिली में असिस्टेंट लिन ने अपनी मालकिन की तरफ जटिल भावनाओं से देखा और आखिरकार हिचकते हुए कहा, मैडम प्रोग्राम शुरू होने वाला है। सीईओ ने आंखें तक नहीं उठाई। मैंने कह दिया मैं उसके बारे में कुछ और नहीं जानना चाहती। रिपोर्टर लिन ने गहरी सांस ली और डायरी खोली। डायरी, आज मुझे एक कुत्ते का बच्चा मिला। मैं मूल रूप से उसे रखना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपनी घायल टांग घसीटता हुआ कराहता हुआ मेरे पीछे आता रहा। मैंने सोचा कि मैं उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकता, तो मैंने आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन 2 कदम चलकर पलट गया। जैसे ही मैंने उसे उठाया, उस पीले कुत्ते के बच्चे की आंखें अचानक चमक उठी और वो मेरी हथेली चाटता रहा। मैंने उसे लॉन्ग जीवन के अर्थ में चांगशेंग नाम दिया। उम्मीद है कि वो बहुत भाग्यशाली हो और उसकी उम्र लंबी हो और मेरी तरह कम उम्र में न मरे। मैं उसे पशु अस्पताल ले गया। सिर्फ जांच शुल्क ने मेरी जेब खाली कर दी। बाद का ऑपरेशन 2000 का था। अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएगा। मैंने अपनी बाहों में चांगशेंग को देखा और डॉक्टर से विनती की कि क्या वो कुछ दिनों बाद ऑपरेशन कर सकता है। मेरे पास पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा देर नहीं होनी चाहिए। कल से पहले मैं चांगशेंग को लेकर पशु अस्पताल से निकला और गली के कोने में बैठा सोचता रहा, क्या तुम पागल हो? इतने अमीर लोगों में से किसी एक को क्यों नहीं ढूंढा? मुझे ढूंढना तुम्हें मिला जो मरने ही वाला। और इतना भी बुरा हो मैं तुम्हारे लिए 2000 कहां से लाऊं? कुत्ते का बच्चा मेरी बात नहीं समझता। वो बस खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। उसे एक घर मिल गया। ये देखकर मेरी आंखें फिर से नम हो गई। इसलिए मैं मजबूरन एटीएम गया और 2000 निकालने का मन बनाया। आखिरी बार बहन, ये तुम्हारा पैसा खर्च करने की आखिरी बार है। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मेरी बहन ने मेरा सब्सिडरी कार्ड कैंसिल कर दिया है। मैंने हिम्मत जुटाई क्योंकि मैंने खुद ही कहा था कि मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ, इसलिए उसका मुझे पैसे देना कोई मायने नहीं रखता। मैं फिर से अपनी बहन से संपर्क नहीं करना चाहता था, लेकिन चांगशेंग की वजह से कोई रास्ता नहीं था। इसलिए मैंने अपनी बहन का नंबर ब्लॉक लिस्ट से निकाला और फोन मिलाया। बहुत देर तक फोन घंटी बजती रही। जब मैंने सोचा कि वो फोन नहीं उठाई, तब आखिरकार उसने उठाया और ठंडी हंसी बोली, पछता रहे हो? सच में तुमने मुझे ब्लॉक किया और फिर खुद संपर्क किया? तूने ही तो कहा था रिश्ता तोड़ रहा हूं, या फिर तेरे पास पैसे खत्म हो गए? बहन के मुंह से ये सुनते ही सारी बातें मेरे गले में फंस गई। मैंने बहुत चाहा कि फोन रख दूं, लेकिन चांगशेंग ने मुझे याद दिलाया 2000 दे दे। मेरी बहन एक पल चुप रही और फिर बोली, इतने दिनों बाद फोन किया, तुझे ये परवाह नहीं है कि तुम्हारी बहन ठीक से खा रही है या सो रही है या तुम्हें याद कर रही है? सिर्फ पैसे चाहिए ना? मैंने अपने होंठ काटे, नमकीन स्वाद मेरे गले से निकला और मैंने उसे जबरदस्ती निगल लिया। पैसे चाहिए ना? मैं सब कुछ दे दूंगी, बस अपना काम कर। तुझसे कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए था। वो नहीं, तू सच में बेदर्द है। आज से मैं तुझसे अपना भाई बहन का रिश्ता तोड़ती हूँ। फिर उसने फोन रख दिया। अब मैं और नहीं रुक सका। मैं जमीन पर बैठ गया, चांगशेंग को गले लगाया और उल्टी कर दी। खून, बहुत सारा खून, लेकिन अंधेरे फर्श पर गिरकर कुछ दिखाई नहीं दिया। चांगशेंग डर गई। वो मेरे गालों को चाटते हुए कराहती रही। मैंने उसे सहलाया। दर्द तो होता है, लेकिन मैं बहुत शून्य भी हूँ। हालांकि दिल ज्यादा दर्द करता है। जब मैंने बाकी पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की तो पता चला कि मेरी बहन ने मुझे ब्लॉक कर दिया है। मैं चांगशेंग को गले लगाकर बहुत रोया। मुझे पता है मेरी बहन अब सच में मुझे नहीं चाहती। पहले मैं चाहता था कि वो मुझे भूल जाए और रिश्ता तोड़ ले, लेकिन अब जब उसने सच में कर दिया तो दुख से मेरी सांसें फूलने लगती हैं। और पढ़ते हुए रिपोर्टर लिन का हाथ तेजी से कांपने लगा। इतना दर्दनाक होते हुए भी ये कहानी दिल को झकझोर देने वाली है। मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं। जल्दी बताओ चांगशेंग का क्या हुआ? कुत्ते तो बोल नहीं सकते, बस खुश होते हैं कि उन्हें घर मिल गया। ये तो सीधे दिल पर तीर की तरह है। इस समय भी कुछ लोग बोनियन पर नाटक करने और मई से सहानुभूति लूटने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन पहले के मुकाबले ये बूंद के बराबर था। लगता है अब सबको चांगशेंग की सुरक्षा की अधिक चिंता थी।
इसलिए प्रेशर के बीच रिपोर्टर लेने खुद को संभाला और अगला पन्ना खोला, डायरी कितने दिनों बाद मिलते हैं। मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाता हूँ, चांगशेंग का ऑपरेशन हो गया, अब वो बिल्कुल स्वस्थ है, बस बहुत चिपकू कुत्ता है, जहां मैं जाता हूँ वो मेरे पीछे आता है यहाँ तक कि सोने के लिए भी मेरे पैरों से लिपट कर सोता है। और एक बुरी खबर ये है कि मेरी बीमारी और बिगड़ गई है, पता नहीं मैं और कितने दिन जी पाऊंगा, शायद 1 महीने से भी कम। अब जब मैं फार्मेसी में दर्द की दवाएं बल्क में खरीदने आता हूँ तो सेल्समैन शक की नजर से देखते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कि मैं नशेड़ी हूं, शुक्र है मेरे पास अभी भी मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। थोड़ा विनती करने पर वो आमतौर पर नरम पड़ जाते हैं और दवा बेच देते हैं, लेकिन दर्द की दवाओं का असर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सोने के लिए मुझे और ज्यादा दवा लेनी पड़ती है। कल पंपलेट बांटते समय अचानक मैं सड़क पर बेहोश हो गया। चांगशेंग बहुत डर गया, वो मेरा चेहरा चाटता रहा और भौंकता रहा। आखिरकार उसने एक दयालु इंसान को आकर्षित किया जो मुझे हॉस्पिटल ले गया। मुझे फिर से पैसे देने पड़े। मैंने दुख के साथ गणना की, मुझे न सिर्फ पार्ट टाइम काम के पैसे नहीं मिले बल्कि मैंने बहुत सारे पैसे भी गंवा दिए। डॉक्टर ने कहा मुझे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए और मेरे परिवार को सूचित करना चाहिए। अगर मैं ऐसे रहा तो शायद जल्द ही वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, लेकिन मैं समझ गया वो क्या कहना चाहता था। मैंने कुछ टाल मटोल वाली बातें और हॉस्पिटल से भाग निकला। मैं हॉस्पिटल में नहीं रहूंगा, बहुत महंगा है। हॉस्पिटल के गेट पर मुझे चांगशेंग मिला। जैसे ही उसने मुझे देखा वो दौड़ता हुआ मेरे पास आया। रात के समय अब भी दर्द होता है और मैं करवटें बदल बदल कर सो नहीं पाता। चांगशेंग मेरी पीड़ा भांप गया। वो बहुत बेचैन है लेकिन कुछ नहीं कर सकता, बस मुझसे चिपक जाता है और फिर रोने की तरह लगातार मुझे चाटता रहता है। मैंने कमजोर हाथ उठाकर उसे सांत्वना दी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल मैं बिना रुके टॉयलेट की तरफ भागा और ऐसे उल्टी की जैसे सब कुछ निकल जाएगा। पता नहीं कितनी देर बीत गई, मैं उल्टी करते करते चकरा गया और फिर चांगशेंग की चाट से थोड़ा होश आया। अब मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरा चेहरा पीला पड़ गया है। जो गाल पहले गोल थे वो अब इतने सूख गए हैं कि थोड़ी नुकीली हो गई है। मेरी बहन मजाक में कहती थी कि इस बच्चे वाले चेहरे में कोई ताकत नहीं दिखती, लेकिन अब लगता कि ये चेहरा हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाएगा। हमेशा जवान रहना भी कोई अच्छी बात नहीं लगती। मैं बड़ा होना चाहता हूँ, धीरे धीरे अपनी बहन के साथ रहूं, उसे परिवार बनाते देखूं, उसके करियर को सफल होते देखूं, खुश और परिपूर्ण। मैंने चेहरा धोया, अपने गालों पर थपकी दी और खुद को हौसला दिया। कोई फायदा नहीं है। अच्छी बात यह है कि मेरी बहन अब मुझे नहीं देख सकती, नहीं तो वो जरूर डर जाती। डर की दवा लेकर मैं किसी तरह सो गया। आधी रात को फिर बुखार आ गया। डायरी बहुत दर्द होता है। मैं अपनी बहन को बहुत बहुत याद करता हूँ। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ, बस दूर से एक झलक भर काफी होगी। ये चाहत ज्यादा नहीं होनी चाहिए ना। मैं चांगशेंग के साथ अपनी बहन को देखने जाऊंगा। इसके लिए मैंने एक टोपी, मास्क और काला कोट तैयार किया है। बढ़िया, एक पापराजी की तरह बस अपनी बहन को दूर से देखना है। डायरी में वापस आ गया हूँ। मेरी बहन पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और काबिल है और लंबी भी हो गई है, लेकिन पतली भी बहुत हो गई है। दरअसल मैं सिर्फ एक झलक देखकर चला जाना चाहता था, लेकिन मेरी बहन खुश नहीं लग रही थी, जबकि पहले वो बहुत हंसती थी। अगली जिंदगी में मैं उसके साथ रहूंगा। पता नहीं क्यों मेरी बहन हॉस्पिटल गई थी, उसे साइकोलॉजिकल थेरेपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो जाने के बाद मैंने उसके डॉक्टर से पूछा तो उसने ठंडेपन से कहा कि ये मरीज की निस्ता है। मेरी बार बार विनती करने पर उसने आ भरी मेरी बहन की हालत के लिए। मेरी बहन बीमार है, बहुत बीमार है। माता पिता की मौत उसके लिए बहुत बड़ा सदमा थी और मेरा जाना उसके लिए और भी ग्लानि का कारण बना। वो सोचती है कि वो अच्छी नहीं है, उसने मेरी ठीक से देखभाल नहीं की, इसलिए मैंने उसे तुच्छ समझा और छोड़ दिया और इसी वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने भी लगी है। मैं रोया, बहुत रोया और फिर हंसा। मेरी बहन कितनी बेवकूफ है। बेकार तो मैं हूं जो केवल उसका बोझ बनता। मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। वो अपने पूरे साल की जेब खर्च बचाकर मेरे लिए महंगा जन्मदिन का तोहफा लाती। वो स्कूल के गुंडों को पीटती थी जो मुझे परेशान करते थे, यहाँ तक कि उन्हें उठने तक नहीं देती थी, चाहे इसके लिए उसे सजा ही क्यों ना भुगतनी पड़े। माता पिता की मौत के बाद उसने सारी जिम्मेदारी उठाई, अकेले ही वो सारा प्रेशर झेला और फिर भी मुझे आराम से रखा। मैं उसे तुच्छ कैसे समझ सकता था। रिपोर्टर अचानक रुक गया। उसने डायरी कैमरे को दिखाई। सबने नोटिस किया कि इस पन्ने पे नाजुक लिखावट के अलावा ऐसे निशान थे जैसे कुछ गीला हुआ हो और फिर सूख गया हो, यानी वो बहुत देर तक रोई होगी, जिससे डायरी का ये पन्ना भीग गया था। रिपोर्टर की आंखें भी बिना चाहे नम हो गई। उसने अपनी भावुकता से कौंपती आवाज को संभाला और कहा, मैं कितना बेकार हूँ, कुछ नहीं कर सकता। मैंने अपनी बहन को अपने पास से गुजरते देखा और उसे गले लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। जब हमारी नजरें मिली तो मेरी बहन मुझे पहचान भी नहीं पाई। मेरी अब ये हालत है, बहुत बेहाल है। बेहतर है वो मुझे दोबारा न देखे। मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन दुखी हो। डायरी, मैंने एक फैसला ले लिया है। इतने दर्द से मरने के बजाय मैं खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं सही कर रहा हूँ? मैं सच में इस बीमारी से बहुत परेशान हूँ। मैं अक्सर तुमसे बात करता हूँ, चांगशेंग से बात करता हूँ, जैसे तुम मुझे जवाब दोगे मैंने नींद की गोलियां खरीद ली हैं। लेकिन चांगशेंग का क्या होगा? मैं उसे बस यूं ही नहीं छोड़ सकता। मैं चांगशेंग को अपनी बहन की देखरेख में छोड़ना चाहता हूँ ताकि वो उसका साथ दें और चांगशेंग की भी देखभाल हो जाए। मैं सच में बहुत होशियार हूँ, लेकिन अचानक मुझे याद आया कल मेरा जन्मदिन है। मैं एक और दिन और रुकूंगा। मैं अपने जन्मदिन पर नहीं मरना चाहता। पिछले साल अपनी 17-20 सालगिरह पर पापा और मम्मी ने मुझे लिमिटेड एडिशन गेमिंग कंसोल गिफ्ट किया था। जब मैंने उसे खोला तो पापा ने मेरे कंधे पर थपकी दी और हंसते हुए कहा कि मैं सबसे कूल लड़का हूँ। और मेरी बहन ने मुझे एक मैकेनिकल घड़ी दी जिसकी डायल चमकदार थी, काफी महंगी थी और वो सारे तोहफे पहले ही जब्त हो चुके हैं। मेरे पास अब वही सारे तोहफे हैं जिनकी मैंने कभी गिनती नहीं की। मैं उन्हें जहां भी जाता हूँ अपने साथ ले जाता हूँ। जब खाने को पैसे नहीं होते तब भी मैंने एक भी बेचने की हिम्मत नहीं की। जब सोता हूँ तो उस भूरे भालू को गले लगाता हूँ जो मम्मी ने मुझे 8 साल की उम्र में दिया था। जैसे मैं मम्मी को गले लगा रहा हूँ, पापा मम्मी। और मेरी बहन ने यह भी कहा था कि वो मुझे कम उम्र के समारोह में इतनी बड़ी जन्मदिन की पार्टी देंगे जैसे कि उनके यंग मास्टर की 18-20 साल की रहो। लेकिन अब मेरे साथ कौन है? लगता है सिर्फ चांगशेंग। मैंने उसे गले लगाया जो एकमात्र गर्माहट थी जो मुझे महसूस हुई। चांगशेंग ने मेरी भावनाओं को भांप लिया। उसने अपनी नमजीब से मेरी हथेली और गालों को लगातार चाटना शुरू कर दिया। मुझे गर्म करने की कोशिश में इससे थोड़ी गुदगुदी होती है। मैंने हंसते हुए चांगशेंग को चूमा और उसे बेकरी ले गया। मैं अपने लिए एक छोटा सा केक खरीदना चाहता था। पहले अपने जन्मदिन पर मैं हमेशा उस केक को देखकर मुंह पानी करता रहता था जिसकी कीमत कई सौ थी। मैं बहुत देर तक खड़ा रहता, पछताता रहता। दुकानदार बेसब्री से अगर पूछती कि खरीदेगा या नहीं तो जल्दी जाए। फिर वो मेरी बाहों में चांगशेंग को देखती। उसने ये नहीं कहा कि
की दुकान में पालतू जानवरों की इजाजत नहीं है, लेकिन मैंने अभी अभी एक लड़के को गुड्डा गले लगाते देखा था, शायद इसलिए क्योंकि चांगशेंग गंदा था। मेरे पास उसे पशु चिकित्सालय नहलाने ले जाने के पैसे नहीं है। मैंने बार बार माफी मांगी और 20 रुपए का सबसे सस्ता चॉकलेट केक मंगवाया। पार्क में एक बेंच मिली, मैं चांगशेंग को गोद में लेकर बैठ गया। ना कोई मोमबत्ती थी ना कुछ, बस दिल ही दिल में अपनी इच्छा दोहराई, आंखें बंद करके दुआ मांगी। मैंने दुआ मांगी कि चांगशेंग सही सलामत रहे, मेरी बहन तरक्की करे, लंबी उम्र पाए और धनवान हो, एक खुशहाल जिंदगी जिए। फिर आंखें खोलकर केक चांगशेंग को दे दिया। उसने बहुत खुश होकर खाया, जैसे मेरे कम उम्र होने का जश्न मना रहा हो। मैं भी बहुत चाह रहा था खाने को, लेकिन कुछ ही निवाले के बाद मैं बगल में गिर गया और सब उल्टी कर दिया। आखिरकार मैं चांगशेंग को पालतू दुकान ले गया, उसे नहलाया। 200 रुपए खर्च किए। दुकान के मैनेजर ने कहा उसने ऐसा अच्छा छोटा कुत्ता कभी नहीं देखा। मैंने साफ सुथरा और महकता हुआ चांगशेंग वापस लिया। मैंने गहरी सांस ली। चांगशेंग का लंबे समय तक जीवित रहना एक तोहफा था जो स्वर्ग ने मुझे दिया था। अब मैं ये तोहफा अपनी बहन को देना चाहता हूँ। उम्मीद है कि वो मेरे लिए चांगशेंग की अच्छे से देखभाल करेगी और उम्मीद है कि चांगशेंग मेरी जगह मेरी बहन का साथ देगा और वो 20,000 जो मैंने बचाए थे वो भी चुपके से मेरी बहन के दरवाजे के नीचे से अंदर रख दूंगा। अगर कुछ अप्रिय नहीं हुआ तो कोई और अपडेट नहीं होगा, क्योंकि कल मैं दूसरी दुनिया में जाकर अपने पापा और मम्मी से मिलूंगा। डायरी में तुम्हें मिस करूंगा चांगशेंग, मैं भी तुम्हारी रक्षा करूंगा और बहन मैं हमेशा हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। रिपोर्टर लिन को लगा कि यही खत्म हो गया, लेकिन उसने अनजाने में अगला पन्ना पलट दिया और ऊपर लिखी बातें देखी। मुझे माफ कर देना चांगशेंग, मैं तुम्हारी अच्छे देखभाल नहीं कर सका। क्या तुम्हारी बहन को लगा कि तुम किसी पालतू मालिक का कुत्ता हो या उसने तुम्हें पसंद ही नहीं किया? मैं थोड़ी दूर छिप गया और सोचा कि चांगशेंग के मेरी बहन के साथ जाने का इंतजार करूं, लेकिन चांगशेंग पट्टा तोड़कर मेरी तरफ भागा। अगर मैं उसे खुद अपनी बहन को सौंप देता तो अच्छा होता। मैं चांगशेंग से बिना रुके विनती करता रहा कि मत जाओ, मुझे मत छोड़ो, लेकिन उसने मुश्किल से सिर उठाया और कराते हुए मेरा चेहरा चाटा और फिर आंखें बंद कर ली। मैंने चांगशेंग को गोद में लिया और गाने लगा। अच्छा कुत्ता दरवाजा खोल गाते गाते आंसू बह रहे थे। मैंने चांगशेंग को पापा और मम्मी की कब्र के पास छोटी सी पहाड़ी पर दफना दिया। आज रात का चांद गोल तो नहीं था, लेकिन बहुत चमकीला था। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। चांगशेंग थोड़ा धीरे चलो, मैं अब तुम्हारे पास आ रहा हूं। और पापा और मम्मी के पास भी अलविदा बहन रिपोर्टर ने डायरी पढ़कर समाप्त की। तब तक लाइव स्ट्रीम पर कमेंट्स की बाढ़ आ चुकी थी। लोग लिख रहे थे क्या चांगशेंग भी मर गया और बोनियन भी मर गया, ये लेखक कितना क्रूर है, खुद का मरना भी काफी था, कुत्ते के मरने की क्या जरूरत थी, कुत्ते की क्या गलती थी, कितनी बुरी बात है। चांगशेंग को तो बचा सकते थे, मुझे मार डालो, लेकिन कुत्ते की छुरी मत चलाओ। ये बोनियान सच में मरा था या शो का हिस्सा था? तभी किसी ने बताया पुलिस के रिकॉर्ड और हमारी जांच के अनुसार वोरान की मौत 5 साल पहले हो चुकी है। ये कोई शो या मौत का नाटक नहीं है। मुर्दों के बारे में बुरा मत बोलो, कृपया अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। ये डायरी हमारे पास सुरक्षित रहेगी, बाकी सवालों का जवाब हम नहीं देंगे, धन्यवाद। फिर रिपोर्टर ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। नेटिजनों की जिज्ञासा शांत नहीं हुई तो उन्होंने सीईओ बो के सोशल मीडिया पर मैसेज करना शुरू कर दिया और उनके पोस्ट के नीचे कमेंट करने लगे। इतने सारे लोगों ने तलाश की, यहां तक कि ट्रेंड करने लगा कि सीईओ बो का भाई वोनान मर गया। बोनियन की मौत से पहले की डायरी का कंटेंट असली है और डायरी में जिस दीदी का जिक्र था उसने भी इंटरनेट पर एक पोस्ट लिखी, नियान नियान मर गया। मुझे बहुत अफसोस है, वो उस समय बिना बताए चली गई थी। मैंने उसे बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिली, मुझे उसके लिए बहुत दुख है। अगर मैं उसे पहले डॉक्टर के पास ले जाती तो शायद वो इतनी जल्दी न जाती। ज्यादातर लोगों ने शक की स्थिति अपनाई रखी जब तक कि उसने उनकी एक साथ की तस्वीर पोस्ट नहीं की। तस्वीर चमकती मुस्कान वाला लड़का और बोनियन की पहले से प्रकाशित तस्वीर बिल्कुल एक जैसी थी। तब सबको विश्वास हुआ, नेटिजन टूट गए। उन्हें लगा डायरी असली थी। पूरे नेटवर्क पर बोनियन और चांगशेंग की मौत पर शोक मनाया जाने लगा और एक के बाद एक ट्रेंड वायरल हुए, न्यान न्यान चांगशेंग हम तुम्हें घर ले चलेंगे, न्यान न्यान चांगशेंग तुम दूसरी दुनिया में ठीक हो ना। आखिरकार ये बात प्रेसिडेंट बो के असिस्टेंट तक पहुंची। उसने अपना फोन बहुत देर तक देखा, संकोच किया, लेकिन बोल ही दिया मैडम वो 5 साल पहले आपने एक बेज रंग का कुत्ता देखा था। प्रेसिडेंट बो ने हैरानी से उसकी तरफ देखा, फिर एक पल बाद सिर हिलाया। उस दिन मैं काम से घर लौट रही थी। मैंने दरवाजे के खंबे के पास एक छोटा कुत्ता पड़ा देखा, पूरा बेज रंग, गुलाबी नाक, बहुत साफ और प्यारा लग रहा था। साफ पता चल रहा था कि किसी का पालतू है। मुझे याद आया उसे भी छोटे जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए मैंने पास जाकर उसे सहलाया। कुत्ता बहुत अच्छा था, वो अपनी पूंछ लगातार हिला रहा था। मैंने सोचा उसका मालिक वापस आ जाएगा तो मैं घर चली गई। कुछ देर बाद बाहर बहुत हंगामा सुनाई दिया तो मैं खिड़की के पास गई और देखा एक लड़का कुत्ते को गले लगाकर बीच सड़क पर जोर जोर से रो रहा था। बेहद दिल दहला देने वाला रो रहा था। वो शायद कुत्ते का मालिक था। कहा जाता है कि कुत्ते ने अपने मालिक को देखा नहीं और बेचैन होकर पट्टा तोड़ भागा। असिस्टेंट स्तब्ध रह गई। तभी उसका फोन बजा। उसने नीचे देखा, फोन पर एक फाइल भेजी गई थी। वो हैरान रह गई और बोली मैडम वो मुझे माफ करें, इस दौरान आपकी पीठ पीछे मैंने डायरी और आपके भाई के बारे में जांच करवाई। सच में वो मर चुका है। पुलिस ने 5 साल पहले उसकी मौत दर्ज की थी। सबूत असली है, उन्हें फर्जी नहीं बनाया जा सकता। उसने जहर खाकर खुदकुशी कर ली थी और वो डायरी भी असली है। ये कहने के बाद असिस्टेंट ने प्रेसिडेंट बो की प्रतिक्रिया देखने की हिम्मत नहीं जुटाई, बल्कि वो ट्रेंड खोल दी और बोली आप जरा देख लीजिए बोनियन के साथ आगे क्या हुआ। उसकी डायरी आज पूरे नेटवर्क पर पब्लिक हो चुकी है, मुझे लगता आप भी ये जानना चाहेंगी। फिर वो दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोली आपके भाई के लिए वाकई बहुत मुश्किल थी। असिस्टेंट लिन ने चुपके से ऑफिस का दरवाजा बंद कर दिया और उस हल्की सी क्लिक के बाद पूरी दुनिया बाहर अलग सी हो गई। ऑफिस में सिर्फ वो बोबन टैंग और उसके हाथ में वो रिसर्च डॉक्यूमेंट रह गया था जो बेहद भारी था। हवा ठहर सी गई। उसने पहले जो ठंडक और उदासीनता का दिखावा किया था वो एक फूले हुए गुब्बारे की तरह हवा निकलते ठीक पल भर में धराशायी हो गया। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो तुरंत वो दस्तावेज खोल सके। वो बस अपनी ठंडी उंगलियों से कागज के खुरदुरे किनारों को छूती रही। उसके दिमाग में बिना रोके उस इंटरव्यू के दृश्य घूम रहे थे जब रिपोर्टर ने डायरी निकाली थी और डायरी का कंटेंट सुनकर उसके दिल में उस पल जो अप्राकृतिक संकोच और चुभन हुई थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से दबाया था, और वो अपराध बोध जो अब जहर की सुइयों की तरह एक
करके उसके दिल को चुभो रहा था। आखिरकार कांपते हुए उसने दस्तावेज खोला। पहले पन्ने पर पुलिस स्टेशन का मृत्यु प्रमाण पत्र था, साफ सुथरा काला और सफेद, एक अलग ही दुनिया की ठंडक, नाम वोनाल, लिंग पुरुष, मृत्यु तिथि 5 साल पहले, वो शरद ऋतु। उनकी आखिरी बातचीत के सिर्फ 3 महीने बाद सिर्फ 3 महीने बीते थे। मौत का कारण स्थान चैंगकियाओ नदी के किनारे एक छोटा सा जंगल जो उसने डायरी में जिक्र किया था, उसी के पास माता पिता की अस्थियों के पास एक बहुत दुबला पतला और बूढ़ा सा शरीर मिला। चूंकि किसी ने दावा नहीं किया, इसलिए हॉस्पिटल ने नियमानुसार उसका अंतिम संस्कार कर दिया और अस्थियों को बाद में पर्यावरणीय उपचार के लिए अस्थायी रूप से संग्रहित किया गया। हर शब्द एक कुंद चाकू की तरह था जो बार बार उसके दिल को चीर रहा था। किसी ने दावा नहीं किया, ये 4 शब्द एक तमाचे की तरह उसके चेहरे पर जोर से पड़े। वो उस समय क्या कर रही थी? वो उसके विश्वासघात कि गुस्से और दर्द में डूबी हुई थी। शायद मनोवैज्ञानिक क्लिनिक में इलाज करवा रही थी, शायद किसी पार्टी में जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी, शायद उसने ये भी नहीं सोचा था कि कहीं वो सच में अभी भी जीवित है या नहीं। साथ में कई स्थलों की तस्वीरों की प्रतियां थी। रेजोल्यूशन बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन उस समय की स्थिति देखने के लिए काफी था। एक दुबला पतला लड़का, लगभग बिगड़ चुके चेहरे के साथ, चुपचाप एक पेड़ के तने से लगा हुआ था। उसने वही काला कोट पहना था जिसका जिक्र डायरी में था। टोपी ने उसके चेहरे का अधिकतर हिस्सा ढका हुआ था। उसके पैरों के पास खाली दवाओं की पुड़िया और नींद की गोलियों के ब्लिस्टर पैक थे। उसकी बाहों में सिर्फ एक भूरा टेडी बियर था जो पुराना और गंदा लग रहा था। वान टैंग ने तुरंत पहचान लिया, ये वो जन्मदिन का तोहफा था जो उसकी माँ ने उसे 8 साल की उम्र में दिया था। उसने इसे हमेशा अपने पास रखा था। डायरी मिलने की जगह की भी तस्वीर थी बिल्कुल उसके बगल में, सावधानी से प्लास्टिक की थैली में लपेटा हुआ था, जैसे कि ओस से बचाने के लिए अंत तक उसने इस एकमात्र डायरी की रक्षा की जिस पर वो भरोसा कर सकता था। वोबन टैंग की सांसें तेज हो गई, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने अचानक अपना मुंह हाथ से दबा लिया, लेकिन उसके सीने से निकलती उस दिल दहला देने वाली चीख को रोक नहीं सकती। जो आंसू उसने बहुत पहले बहा दिए थे वो अब तेजी से निकल रहे थे और उसकी त्वचा को जला रहे थे। नियान नियान मेरा नियान नियान, उसने कर्कश आवाज में फुसफुसाया जो उसकी अपनी नहीं लग रही थी। ये कोई रणनीति नहीं थी, कोई कहानी गढ़ना नहीं था। वो सच में बीमार था, सच में बेघर हो गया था, सच में अपने जीवन के आखिरी पलों में बीमारी की पीड़ा और दुनिया की ठंडक सह रहा था। लेकिन फिर भी लगातार उसके बारे में सोच रहा था, अपनी बेकार बड़ी बहन के बारे में। उसने जानबूझकर वो सब बकवास कहा और उसे सबसे दर्दनाक तरीके से दूर किया। ऐसा नहीं था कि वो उससे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता था। इतना प्यार करता था कि वो सारी बदनामी और पीड़ा खुद उठाना पसंद करता था, बजाय इसके कि वो उसके लिए बोझ बने। और उसने क्या किया? उसने उसके नाटक पर विश्वास कर लिया। उससे 5 साल तक नफरत करती रही, यहाँ तक कि जब उसकी मौत का पता चला तो कहा मर जाए तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने एक नया छोटा भाई गोद लेकर उससे ट्रांसफरेंस के साथ उस खालीपन को भरने की कोशिश की, लेकिन उसने उस साल के उसके पक्के फैसले को समझने की कोशिश ही नहीं कि एक अपार पछतावा और अपराध बोध उसे लहरों की तरह बहा ले गया। उसे याद आया उसकी आखिरी बातें। उसने टूटी हुई आवाज में कहा, मैं सब कुछ दे दूंगी, बस अपना काम कर, तुझसे कोई उम्मीद रखना ही नहीं चाहिए थी वोनीफे, तू सच में बेदर्द है। और फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया। उस पर उसे कितना दर्द हुआ होगा जब उसने ये सुना होगा। फिर से खून की उल्टी हुई। वो उस चांगशेंग नाम के कुत्ते को गले लगाए बेसहारा रो रहा था। बहुत दिनों से दबा हुआ दर्द आखिरकार उसके गले को तोड़ते हुए करुण चीख में बदल गया। वान टैंग अब और नहीं संभल सकती थी। वो कुर्सी से नीचे फिसलकर कालीन पर बैठ गई, एक खोई हुई बच्ची की तरह अपने शरीर को सिकोड़कर जोर जोर से चीखने लगी। वो चीख निराशा और अपराधबोध और अपूर्णीय पीड़ा से भरी थी। उसने जोर से जमीन पटकी, उसके नाखून महंगे कालीन के रेशों में गड़ गए। वो उसे बचा सकती थी, वो उसे पहचान सकती थी, मैं उसे कैसे नहीं पहचान पाई। ये विचार बार बार उसके तर्क को चबा रहा था। उस दिन मेले की भीड़ में बाहर वो बेहद दुबला पतला व्यक्ति, टोपी और मास्क पहने, वो उसका नियान था। वो उसे देख रही थी, लेकिन उसने ठंडेपन से नजरें फेर ली। काश उस पल वो रुक जाती, काश वो पास जाकर कुछ पूछती। हाँ, लेकिन जिंदगी में काश नहीं होता। ऑफिस के बाहर लिन और कई सेक्रेटरी अंदर से आती दिल दहला देने वाली चीख सुन रहे थे। वो एक दूसरे की तरफ चिंता और सहानुभूति से देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि अंदर जाकर परेशान करे। सब जानते थे कि सीईओ को इस कैथारसिस की जरूरत थी, उसे इस कड़वी सच्चाई का सामना करने की जरूरत थी। वोबन टैंग को पता नहीं चला कि वो कितनी देर तक रोती रही, यहाँ तक कि उसकी आवाज बैठ गई और लगा जैसे आंसू सूख गए हो, बस उसके शरीर में बेकाबू झटके रह गए। और वो फर्श पर पड़ी छत के झूमर को देखती रही। ऐसे लगा मानो पूरी दुनिया का रंग उड़ गया हो। अगले दिन वोबन टैंक कंपनी गई। लिन ने जरूरी काम निपटाया और शाम को चिंता लिए वोबन टैंक के विला पहुंची। उसने स्पेयर चाबी से दरवाजा खोला तो शराब की तेज गंध ने उसका स्वागत किया। लिविंग रूम बिखरा पड़ा था, खाली शराब की बोतलें इधर उधर बिखरी थी। वोबन टैंक ने कल वाला बिजनेस सूट पहना हुआ था। वो सोफे कोने में सिमटी बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सूजी हुई थी और चेहरे पर सूखे आंसू के निशान थे। लेकिन उसने उस डायरी की फोटोकॉपी को कसकर पकड़ रखा था। मिस्टर वो, लिन ने सावधानी से पास जाकर कहा। वान टैंक ने धीरे से सिर उठाया। उसकी नजरें खोई हुई थी। थोड़ी देर बाद वो लिन के चेहरे पर आकर टिकी और बोली। लिनी, उसकी आवाज इतनी बैठी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। वो मुझसे नफरत करता था। अंत तक उसने मुझसे नफरत की। लिन का दिल द्रवित हो गया। वो झुकी और धीरे से उसके हाथ से शराब की खाली बोतल लेते हुए बोली, मैडम, वो डायरी के अनुसार मिस्टर वोनियन ने आपसे कभी नफरत नहीं की। अंत तक वो चाहता था कि आप खुश रहें। खुश मैंने उसे खो दिया, मुझे खुश रहने का क्या हक है? उसने फिर से शराब की बोतल लेने की कोशिश की। लिन ने चुपके से रोक दिया। मैडम, वो आप ऐसे नहीं रह सकती। अगर मिस्टर वोनियन आपको ऐसे तड़पते देखेंगे तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। स्वर्ग में वान टैंग ने फुसफुसाया और आंसू फिर से बह निकले। उसे दर्द से इतना डर था। जब वो अकेला गया तो कितना डरा होगा। चांगशेंग भी उसके साथ नहीं था। अंत में वो मम्मी द्वारा दिए गए टेडी बियर को गले लगाया था। वो आगे नहीं बोल पाई, बस चुपचाप रोती रही। लिन ने किसी तरह वोबन टैंक को बिस्तर तक पहुंचाया, उसे थोड़ा पानी पिलाया, उसे बेहोशी में सोते देखा। लेकिन फिर भी उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। लिन ने आहा भरी वो जानती थी वोबन टैंक को समय चाहिए, लेकिन इस हालत में कंपनी का क्या होगा और उसकी अपनी सेहत का क्या? अगले कुछ दिनों में वान टैंक बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। उसने कंपनी जाना बंद कर दिया, किसी भी काम से किनारा करने लगी। पूरा दिन विला में बंद रहती, शराब की बोतलों के साथ शराब के नशे में खुद को भुलाने की कोशिश करती। लेकिन अपराध बोध की धुंधली चेतना में वोनियन की आकृति और भी साफ नजर आती। बचपन में उसके पीछे पीछे घूमना, मीठी आवाज में बहन बहन कहना, जवानी की शरारतें और आखिरकार वो दुबली
पतली आकृति रात में एक कुत्ते की लाश को गले लगाए बेसहारा रो रही थी, उसका नाम मात्र का गोद लिया। भाई वायु विदेश से वीडियो कॉल करता है, स्क्रीन पर वो चेहरा देखकर जो कुछ हद तक नियान जैसा था, लेकिन जिसे उसने पैसों से ढाला था। वान टैंग को अचानक घृणा और अपराधबोध की तीव्र अनुभूति हुई। वो क्या कर रही है, एक विकल्प ढूंढ रही है। ये गोयू के साथ अन्याय है और नियान नियान का अपमान। वो बिना रुके स्क्रीन के दूसरी तरफ उस आज्ञाकारी चेहरे पर चिल्ला पड़ती है, जिससे गोयू डर जाता है। कुछ ही देर बाद वो गोयू को एक विदेशी बोर्डिंग स्कूल भेजने का प्रबंध करती है और उसे इतनी बड़ी ट्रस्ट फंड देती है कि वो जीवन भर बिना चिंता के रह सके। ईमेल में वो सिर्फ एक वाक्य लिखती है, माफ करना, मैं एक अच्छी बहन नहीं हूँ, अपनी जिंदगी जियो। वो इस विकल्प से रिश्ता तोड़ देती है, जैसे कि इससे वो अपने सगे भाई के साथ अपना कर्ज कम कर सकती है। कंपनी के कारोबार में गिरावट आने लगती है, शेयरधारक कड़वी शिकायतें करने लगते हैं, मीडिया में अटकलबाजी करने लगता है कि सीईओ वो निजी कारणों से मानसिक रूप से टूट गई है। असिस्टेंट परेशान है, लेकिन दर्द और अपराधों में डूबी वोबन टैंक को नहीं जगा सकता। और फिर एक गहरी रात को वोबन टैंक फिर से लिविंग रूम के कालीन पर गिर गई। नींद और जागने के बीच उसे लगा जैसे वोनियन उसके सामने खड़ा है, बिल्कुल सफेद शर्ट में, जवानी की तरह मुस्कुरा रहा है, बेहद तेज और गर्म। और उसके पैरों में एक पीले भूरे रंग का छोटा कुत्ता अपनी पूंछ खुशी से हिला रहा है। बहन वोनान ने नरम आवाज में कहा, खुद को मत सताओ नियान। नियान वोबन ने हाथ बढ़ाया, लेकिन कुछ नहीं पकड़ा। आंसुओं ने उसकी नजर तुरंत धुंधली कर दी। मुझे माफ कर बहन, मैं गलत थी। भ्रम की उस मुस्कान ने कहा, मैंने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें देखकर बहुत गर्व है कि तुम आज इतनी अद्भुत हो। बहन कृपया मेरा हिस्सा लेकर अच्छे से जियो, खुश रहो, ठीक है? यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। नियान नियान वोबन टैंग बिना रुके रोई। मैं वादा करती हूँ बहन। भ्रम की वो आकृति धुंधली होने लगी और आवाज भी दूर होती गई। मैं वादा करती हूँ बहन। वोबन टैंग ने बेचैनी से चिल्लाते हुए अचानक कालीन से उठकर बैठ गई। लिविंग रूम खाली था, बस चांदनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। बोनियन का कोई निशान नहीं था, लेकिन वो सपना इतना स्पष्ट था, नियान नियान के शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। एक बार फिर एक विशाल दुख ने उसे घेर लिया, लेकिन इस बार दुख के बीच एक हल्का सा धागा था जिसमें दृढ़ ताकत थी। हाँ, नियान नियान ने अंत तक उसकी खुशी की कामना की थी और वो खुद को इस तरह नष्ट कर रही थी। अगर नियान नियान ये स्वर्ग से देख रहा होता तो कितना दुखी होता। वो नियान नियान को निराश नहीं कर सकती और नहीं नियान नियान के बलिदान को बेमानी होने दे सकती। अगली सुबह जब रिनी फिल्म से विला पहुंची तो वो देखकर हैरान रह गई कि वान टैंक पहले ही उठ चुकी थी, नहा धोकर साफ कपड़े पहन चुकी थी। हालांकि उसका चेहरा अब भी पीला और दुबला था, लेकिन उसकी आंखों में अब वो निराशा नहीं थी, बल्कि लगभग क्रूर स्पष्टता और दृढ़ संकल्प दिख रहा था। वान टैंक की आवाज अभी बैठी हुई थी, लेकिन बहुत शांत थी। मुझे सबसे अच्छे प्राइवेट डॉक्टर से संपर्क करने में मदद करो, मैं पूरा मेडिकल चेकअप करवाना चाहती हूँ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओ। दोपहर में एक वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी मैडम, वो आप लिन से बात करते हुए वोबन टैंक ने खिड़की से आती तेज धूप को देखते हुए कहा, बल्कि मुझे नियान के लिए ठीक होना है। वोबन टैंक ने अद्भुत दृढ़ता के साथ अपना पुनर्निर्माण शुरू किया। उसने डॉक्टर के इलाज में सक्रिय रूप से सहयोग किया, शराब पीना छोड़ दिया, खाने और सोने की कोशिश करने लगी और खुद को सामान्य जीवन में वापस आने के लिए मजबूर किया। काम पर वापस लौटी और कंपनी के मामलों को पहले से भी ज्यादा कठोरता और कुशलता से निपटाया। उसने गिरती हुई स्थिति को तुरंत स्थिर कर दिया, लेकिन जो लोग उसे अच्छी तरह जानते थे वो महसूस कर सकते थे कि सीईओ वो में पहले जो हल्की सी गर्माहट थी वो गायब हो गई थी। अब वो एक सटीक और बेरहम वर्किंग मशीन की तरह लगती थी, जैसे वो अपने अंदर के खालीपन को केवल अंतहीन काम से भर सकती है। हालांकि काम के बाहर उसने एक गुप्त और लंबी खोज शुरू कर दी। वो वोनियान के जीवन के सभी निशान ढूंढना चाहती थी, उस आखिरी समय के सभी निशान। वो जानना चाहती थी कि उसने उन 5 महीनों को कैसे गुजारा था जब वो उससे दूर थी। सबसे पहले एक माध्यम के जरिए उसने सियांग को ढूंढा, जिसने ऑनलाइन पोस्ट किया था। एक शांत कैफे के प्राइवेट रूम में वोबन टैंक उस महिला से मिली जिसके भौहों में आजादी थी। सियांग ने जटिल भावनाओं के साथ वोबन टैंक की तरफ देखा, जिसमें सहानुभूति थी, तिरस्कार भी और एक पूर्वानुमेय समर्पण भी था। मैडम आखिरकार आप आ गए। सियांग ने आह भरी, मैंने आपको ढूंढा था, लेकिन आपके असिस्टेंट ने मुझे रोक दिया। मैंने सोचा था कि वाकई आपको नियान की कोई परवाह नहीं है। परवाह है। वोबन की आवाज गंभीर थी और उसमें बमुश्किल ध्यान देने योग्य कंपन था। मैं तो बस अंधी थी, एक बेवकूफ थी। कृपया मुझे बताइए नियान के बारे में सब कुछ। सियांग ने अपने सामने इस मजबूत दिखने वाली महिला को देखा जिसकी आंखों में एक अथाह दुख छिपा था। उसका दिल पिघल गया। उसने बताना शुरू किया, उस गंदे बस्ती के हॉस्टल से लेकर नियान की मासूमियत और अक्खड़पन तक, जब वो बीमारी से खून की उल्टी कर रहा था लेकिन हॉस्पिटल जाने से मना कर रहा था। यहाँ तक कि जब उसने उसे मजबूर किया कि उसे टर्मिनल बीमारी है, तब उसने अपनी सारी बचत निकालकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना चाहा। सियांग की आंखें लाल हो गई। वो कहती थी, मैं उसके लिए बोझ नहीं बन सकती। तुम्हारे लिए पैसे कमाना आसान नहीं है, मुझे अपनी रिपेयर दुकान खोलने के लिए रखना चाहिए। जब वो गया तो सिर्फ कुछ कपड़े और वो पुराना टेडी बियर ले गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह जहाँ वो जा सकता था, हॉस्पिटल, पार्क, पुलों के नीचे, लेकिन ये शहर बहुत बड़ा है, मैं उसे नहीं ढूंढ पाई। सियांग पूरी रात जागती रही। अगर मैं उस समय और चौकस होती, अगर मैं उसे जबरदस्ती हॉस्पिटल ले जाती। वोबन टैंक चुपचाप सुनती रही। उसकी उंगलियां उसकी हथेली में गहराई तक घसी हुई थी। पता चला कि जब वो उससे नफरत कर रही थी, एक ऐसा अजनबी था जिसने उसे थोड़ी गर्मी और सुरक्षा दी थी और उसे खोजने की भी कोशिश की थी, जबकि वो उसकी अपनी बड़ी बहन थी। वोबन टैंक ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, धन्यवाद सियांग, उसके सबसे मुश्किल समय में उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने उसकी मदद की। तुम क्या चाहती हो या कोई मदद चाहिए? बिना हिचकिचाहट बोलो। सियांग ने सिर हिलाया। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ये पोस्ट इसलिए नहीं की कि मुझे कुछ चाहिए, मैं तो बस चाहती हूँ कि सब जाने नियान एक अच्छी लड़की थी। उसके साथ ऐसा गलतफहमी नहीं होनी चाहिए थी। मैडम, अगर आप सच में उसके लिए कुछ करना चाहती हैं तो अच्छे से जिए, उसे बेकार मरने मत दीजिए। सियांग की बातें सपने में नियान के कहे गए शब्दों से बिल्कुल मिलती जुलती थी और उन्होंने वोबन टैंक के दिल पर जोर से प्रहार किया। वो कैफे से बाहर आई। वोबन टैंक सियांग द्वारा बताए गए सुरागों के अनुसार उस बस्ती में गई। कुछ साल बीत चुके थे, वो जगह अब गिरा दी गई थी और वहां नए मॉल बन चुके थे। वो उस हलचल भरे चौराहे पर खड़ी हो गई। ये कल्पना करने की कोशिश कर रही थी कि नियान उन वर्षों में कैसे बचा रहा था, उस अपार लापरवाही से कैसे बचा था, कुछ मामूली सी कमाई पर कैसे खुश हो जाता था। उसके सीने में एक तेज दर्द हुआ। वो फिर से उन जगहों पर गई जिनका डायरी में जिक्र था, सुपरमार्केट, सब्जी मंडी, यहाँ तक कि उस पशु चिकित्सालय भी गई जहाँ के मैनेजर अब भी थे। वान टैंग ने वोनान की तस्वीर निकाली जो उसके फोन में 17 साल की उम्र की सेव थी। एक बेफिक्र होकर हंसती हुई तस्वीर। मैनेजर ने बहुत देर तक गौर से देखा, फिर से हिलाया। हर दिन बहुत सारे पालतू जानवर क्लिनिक आते हैं, उसे याद नहीं? वान टैंग
हार नहीं मानी, उसने चांग शेंग की शक्ल बताई। एक बेज रंग का छोटा मिक्स नस्ल का कुत्ता जो एक पैर से लंगड़ा रहा था। मैनेजर काफी देर तक सोचता रहा, फिर उसे धुंधली सी याद आई, लेकिन विवरण याद नहीं आया। वान टैंग ने हार नहीं मानी। अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए उसने उस पुलिस वाले को ढूंढा जिसने वोनियान के केस की जांच की थी। वो बूढ़ा पुलिस वाला रिटायर होने वाला था, उसे वो केस बहुत साफ याद था। वो वोबन टैंग को उस नदी के किनारे छोटे से जंगल में ले गया जहां बोनियान का शव मिला था। बूढ़े पुलिस वाले ने नदी किनारे एक बड़े पेड़ की तरफ इशारा किया और आह भरी उस लड़के को देखकर बहुत दया आती थी। बिल्कुल वहीं बहुत शांति से जैसे सो रहा हो। हमने बहुत देर तक जांच की कोई हत्या के सबूत नहीं मिले। डायरी भी पड़ी थी, आत्महत्या ही थी। उसके पास ज्यादा चीजें नहीं थी, बस वो टेडी बियर डायरी और कुछ ढीले पैसे। हमने प्रक्रिया के अनुसार अखबार में नोटिस प्रकाशित किया, उसके रिश्तेदारों को तलाशा, लेकिन कोई दावा करने नहीं आया। बूढ़ा पुलिस वाला वोबन टैंग की तरफ देखा और आगे नहीं बोला। वोबन टैंग उस पेड़ के नीचे खड़ी थी। गर्मी की हवा पत्तियों से होकर गुजर रही थी। सरसराती हुई धूप टहनी और पत्तियों से छनकर चित्तीदार रोशनी बिखेर रही थी। यहाँ बहुत शांति थी। बहते पानी की आवाज सुनाई देती थी। नियान ने यहाँ अपनी जिंदगी खत्म करने का चुनाव किया क्योंकि ये पापा और मम्मी के सबसे करीब था। अपने अंतिम पल में शांत जंगल को देखते हुए वो क्या सोच रहा था? क्या वो बचपन के उन दिनों को याद करा था जब पापा मम्मी उन्हें पिकनिक पर ले जाते थे? वो झुकी धीरे से पेड़ की खुरदरी छाल को सहलाया, जैसे वो अपने भाई द्वारा छोड़े गए आखिरी तापमान को महसूस कर सकती। आंसू चुपचाप बह निकले। धरती पर टपकते हुए नियान ने, तुम्हारी बहन आ गई, मुझे माफ कर देना, बहुत देर आई। वो धीरे से फुसफुसाई। उसकी आवाज हवा में बिखर गई। आखिरकार वान टैंग उस जगह गई जहां उसके माता पिता दफन थे। अपने माता पिता की कब्र के बगल में उसे डायरी के अनुसार वो छोटी सी बहुत ही साधारण मिट्टी का टीला मिला जहां चांग शेंग को दफनाया गया होगा। ढलान पर घास उगाई थी और छोटे छोटे अनजान जंगली फूल खिले थे। उसने आसपास के खरपतवार साफ किए और फिर चांग शेंग की छोटी कब्र के बगल में उसने खुद एक छोटा सा नाजुक कलश गाड़ दिया जिसमें जली हुई डायरी की राख थी। उसने किसी से विशेष तकनीक से डायरी को बिना प्रदूषण के जलाने का कहा था और फिर ये राख वापस ले आई थी। उसने उस छोटी सी मिट्टी को सहलाते हुए धीरे से कहा, चांग शेंग, उन आखिरी दिनों में नियान के साथ रहने के लिए शुक्रिया। अब कृपया यही नियान के साथ रहना। पापा और मम्मी के साथ ये सब करने के बाद वोबन टैंग अपने माता पिता की कब्रों के सामने खड़ी हो गई। उसने पत्थरों पर लगे माता पिता की दयालु तस्वीरों को देखा और 3 बार गहरा सिर झुकाया। उसकी आवाज शांत और दृढ़ थी, पापा मम्मी, मुझे माफ करना। मैंने अपने भाई की अच्छे से देखभाल नहीं की, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ आगे से मैं अच्छे से जीऊंगी। नियान के हिस्से को भी शामिल करते हुए मैं अच्छे से जीऊंगी। मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे नियान के जाने का मतलब बने। शहर वापस आकर वान टैंग ने एक बड़ा फैसला किया। उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और घोषणा की कि वो अपनी अधिकांश व्यक्तिगत संपत्ति नव स्थापित चैरिटी फाउंडेशन नियान चांग शेंग को दान कर दे। ये फाउंडेशन मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक, कैंसर से पीड़ित गरीब किशोरों को वित्त पोषित करना, उन्हें चिकित्सा खर्च और मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करना, और दूसरा, आवारा जानवरों को बचाना, बचाव केंद्र स्थापित करना और मानकीकृत गोद लेने की प्रणाली बनाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वान टैंग ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपने भाई वोनान का जिक्र किया। बहुत अधिक विवरण में गए बिना उसने बस इतना कहा, मेरे भाई वोनान को जीवन में अजनबियों से दया मिली और उसने जीवन के उतार चढ़ाव और कठिनाइयों का भी अनुभव किया। इस फाउंडेशन की स्थापना उन्हें याद करने के लिए है और उन लोगों की मदद करने के लिए है जो उनकी तरह दर्द और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि हर जीवन के साथ नम्रता से व्यवहार किया जाए और दया का हर कार्य अमर रहे। उसके इस कदम ने व्यापार जगत को हिलाकर रख दिया और आम लोगों के दिलों को छू लिया। जो लोग पहले उस पर सवाल उठाते थे और मजाक उड़ाते थे, वो धीरे धीरे समझ और प्रशंसा से बदल गए। लोगों ने अंततः समझा कि उस बेरहम सीईओ जेफेबियो के पीछे एक गहरा दर्द और मुक्ति छिपी थी जो उसके दिल पर अंकित थी। फाउंडेशन का काम तेजी से शुरू हुआ। यान टैंग ने व्यक्तिगत रूप से भाग लिया, प्रोजेक्ट की समीक्षा में हिस्सा लिया, हॉस्पिटल में सहायता प्राप्त बच्चों से मिलने गए, बचाव केंद्रों का दौरा किया और उन छोटे जानवरों को देखा जो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे थे। इस प्रक्रिया में उसके चेहरे पर कभी कभी कुछ वास्तविक और दयालु भाव दिखते थे। हालांकि उसकी आंखों में दुख कभी पूरी तरह से नहीं छंटा था, लेकिन लगता था जैसे उसने दर्द के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने का एक तरीका ढूंढ लिया था। वो अक्सर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित एक बच्चों के हॉस्पिटल में जाती थी और वार्ड के बाहर बैठकर उन बच्चों को देखती थी जो बीमारी से जूझ रहे थे। एक बार एक छोटा बच्चा जिसे बिल्कुल वोनियान जैसी की बीमारी थी, केमोथेरेपी से उसके सारे बाल झड़ चुके थे, लेकिन फिर भी उसने वान टैंग को आशावादी मुस्कान दी। उस पल वान टैंग को नियान के बचपन की तस्वीर दिखाई दी। वो पास गई, धीरे से बच्चे के सिर को सहलाया और उसे एक नया टैक्सी का मॉडल दिया। बच्चे की हैरानी भरी मुस्कान ने उसके ठंडे दिल को हल्की गर्माहट से भर दिया। उसने सियांग की फिर से मदद करने की कोशिश की। उसके लिए एक दुकान खोलने के लिए निवेश करना चाहती थी ताकि उसका सपना पूरा हो, लेकिन सियांग ने फिर से मना कर दिया। मैडम वो, आपकी दयालुता के लिए शुक्रिया। सियांग मुस्कुराई, लेकिन मैं अब भी अपने हाथों से पैसे कमाना चाहती हूँ और अब मैं फाउंडेशन में वॉलंटियर हूँ, आवारा जानवरों के बचाव में मदद करती हूँ। मुझे काफी संतुष्टि मिलती है। शायद यही वो चीजें जो नियान देखना चाहता था। हम सब अपने अपने तरीके से अच्छे से जी रहे हैं। वान टैंग ने और जोर नहीं दिया। उसने सियांग के फैसले को सख्त सम्मान किया और भाग्य को धन्यवाद दिया कि उसके भाई को उसके अंतिम पलों में इतना वफादार दोस्त मिला। सियांग खिड़की से बाहर देखते हुए बोली, वो अक्सर कहती थी कि थोड़ी सोया सॉस वाला एक बन बहुत स्वादिष्ट होता है। दरअसल मुझे पता था कि उसे बहुत भूख लगी थी और उसके पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन हर बार जब वो ये कहती तो उसकी आंखें चमकती थी जैसे वो सच में कोई बढ़िया व्यंजन खा रही हो। वान टैंग चुपचाप पास खड़ी सुनती रही। उसने खुद को रोकने के लिए अपने नाखून लगभग हथेली में गड़ा दिए ताकि रोना पड़े। ये विवरण डायरी के उन शब्दों से कहीं अधिक ठोस है और बार बार दिल को और भी बुरी तरह चीरते हैं। अब वो सब कुछ जानती है। वो जानती है कि कैसे नियान सर्दियों में ठंडे पानी के साथ मन उतरता था। वो जानती है कैसे बिस्तर के पैरों में उसे दर्द होता था और वो कांपता था लेकिन शिकायत करने से मना करता था। वो ये भी जानती है कैसे चांग शेंग उसके सबसे दुख के पलों में अपनी नम जीभ से उसके आंसू चाटता था। उसने सियांग से उस बस्ती का पता पूछा जहां नियान पहले रहता था। हालांकि वो बहुत पहले ढहा दी गई थी और अब वहाँ ऊंची इमारतें हैं। वो अक्सर वहाँ गाड़ी चलाकर जाती है, सड़क के किनारे खड़ी होती है, कुछ नहीं करती, बस उस नए अपार्टमेंट को देखती रहती है और कल्पना करती है कि उसका भाई उस समय अपने बीमार शरीर को घसीटते हुए यहाँ कैसे झेल रहा था कंपनी के मामले। वो अब भी व्यवस्थित ढंग से संभालती है, लेकिन उसमें पहले वाली ऊर्जा नहीं रही। जैसे थोड़ी
थोड़ी शांत पड़ गई हो, उसने सारी शक्तियां बांट दी। अब वो पहले की तरह हर चीज पर खुद नजर नहीं रखती। बाहर के लोग कहते हैं कि भाई के मामले के बाद सीईओ की आंखें खुल गई और वो पूरी तरह से चैटिंग में लग गई। सिर्फ उसका असिस्टेंट लिन जानता है कि वान टैंक के दिल में कभी सच्ची शांति नहीं आई। उसके स्टडी में उस डायरी की फोटोकॉपी के किनारे घिसे हुए हैं और उसके बगल में लिवर कैंसर के उपचार, पैलिएटिव केयर, साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन पर दस्तावेजों का ढेर है। जैसे वो बहुत लंबे समय से एक शोध कर रही हो और उस शोध का विषय उसका वो भाई है जिसके प्रति उसकी बहुत बड़ी कर्ज है। उद्देश्य लगता है अपने दिमाग में बार बार उस अतीत को संशोधित करना है जिसे वो अब बदल नहीं सकती। समय बीतता गया, पलक झपकती उस डायरी की लाइव स्ट्रीमिंग को 3 साल बीत गए जिसने पूरे देश को दिखा कर रख दिया था। न्यान चांग फाउंडेशन ने हजारों परिवारों की मदद की थी। वान को कई सम्मान भी मिले थे, लेकिन एक बरसात की शाम को उसे एक फोन आया जो एक सैनिटोरियम से था। वो उसका गोद लिया भाई वायु था जो विदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय कॉल थी। फोन पर वायु की आवाज हिचकती हुई और चिंतित थी। बहन, मैं तुम्हारे विदेशी घर में पुरानी चीजें समेट रहा था तो मुझे बहुत छुपी हुई फोटो एल्बम मिली। उसमें बोनान के बचपन की तस्वीरें हैं और कुछ डायरी के पन्ने हैं जो तुमने जवानी में लिखे थे और कभी किसी को नहीं दिखाए। मैंने वो चीजें देखी और मुझे कुछ बातें पता चली। हो सकता है तुम भी भूल गई थी। वो माता पिता की मौत से पहले और बाद की कुछ धुंधली बातें हैं, जैसे कोई जानबूझकर छुपाया हुआ सच हो। फोन पकड़े वोबन टैंक का हाथ थोड़ा कौंपा बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर टकरा रही थी जिससे वो बेचैन हो गई। उसने वायु से वो सामान वापस भेजने को कहा। कुछ दिनों बाद पैकेज आया। फोटो एल्बम के अलावा कुछ पीले पड़ चुके कागज थे। वो वोबन टैंक की किशोरावस्था के नोट्स थे। लिखावट थोड़ी जल्दबाजी थी। उसके मन के उथल पुथल को देखा जा सकता था। उसे याद आया वो रात थी जब उसके माता पिता का कार एक्सीडेंट हुआ था। उनके बीच बहुत तीखी बहस हुई थी। ये बहस कंपनी के एक महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर थी। पापा जोखिम उठाने पर अड़े थे, मम्मा भी उनका समर्थन कर रही थी, लेकिन जवान वोबन बुरी तरह विरोध कर रही थी। उसने कड़े शब्दों में कहा भी था, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम हम सबको बर्बाद कर दोगे। डायरी में उसने अपने माता पिता के अड़ेलपन पर नाराजगी लिखी थी और भविष्य के डर भी अंतिम पंक्ति थी। अगर एक दिन ये परिवार बिखर गया तो ये निश्चित रूप से उनकी गलती होगी। ये शब्द समय के साथ दब गए थे और अब एक जंग लगी। चाबी की तरह वान टैंक याद में एक बंद दरवाजा खोल रहे थे। वो अचानक कुर्सी पर गिर गई, ठंडे पसीने से तर थी। आखिरकार उसे याद आया जिस दिन उसके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ था। उससे पहले रात उन्होंने बहस की थी। वो उन्हें विदा तक करने नहीं गई थी और उसके बाद के सभी वर्षों में अपार दुख और अपराध बोध ने उसे इस अप्रिय स्मृति को चुनिंदा रूप से भुला दिया था। उसे केवल ये याद था कि उसके माता पिता उसके साथ कितने अच्छे थे और वो कितनी असहाय थी। पता चला कि जब नियान बीमारी के दर्द को सह रहा था तो मैं भी अपने जीवन में एक और अपराध बोध ले जा रही थी अपने माता पिता की मौत के लिए। मैंने हमेशा सोचा कि नियान का जाना मेरी बेकार होने की सजा थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शायद ये उस कठोर शब्द का भी परिणाम था जो मैंने उस समय कहा था। एक प्रकार का प्रतिशोध अपराध बोध की ये परत चढ़ी भावना ने उसे लगभग कुचल कर रख दिया। वो 2 पूरे दिनों तक स्टडी में बंद रही। बाहर निकलकर उसने अपने असिस्टेंट लिन से कहा, लिन ही, मैं नियान और चांगशेंग और पापा और मम्मी को श्रद्धांजलि देने जा रही हूँ। कब्रिस्तान में जहाँ नियान और चांगशेंग एक साथ दफन है वो बिल्कुल पापा और मम्मी की कब्र के बगल में है। ये उसने बाद में व्यवस्था की थी। तस्वीर में वो जवान लड़का अब भी इतना दमकता हुआ मुस्कुरा रहा है। चांगशेंग आज्ञाकारी रूप से उसके पैरों में बैठा है। वान टैंग ने एक काला ट्रेंच कोट पहना है। वो हल्की बारिश में बिना छाता लिए खड़ी है। काफी देर तक समाधि के पत्थर पर तस्वीर देखती रहती है, फिर धीरे से घुटने टेक देती है। वो नहीं रो रही है, बस अपनी उंगलियों से तस्वीर पर लगे पानी के छोटे छोटे कतरे पहुंच रही है। नियान लगता है बहन को अब कुछ समझ आ गया है। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं काफी अच्छी नहीं थी इसलिए तुम्हें खो दिया। अब सोचती हूँ तो शायद पहले से ही हमारे परिवार का भाग्य एक मुश्किल रास्ते पर धकेल दिया गया था। पापा को जोखिम लेना था, मम्मा ने उनका समर्थन किया। मैं उस समय बहुत जिद्दी थी और तुम्हारी दुर्भाग्यपूर्ण बीमारी ये सब मिलकर वही बना जो बाद में हुआ। बहन ने गलती की, उस छोटी सी उम्र में बकवास कहकर गलती की। उन बात के वर्षों में सिर्फ खुद को साबित करने के बारे में सोचकर गलती की कि तुम नाटक कर रहे हो और सच्चाई जानने के बाद सिर्फ खुद को यातना देना जानती थी। लगभग तुम्हारी आखिरी इच्छा भूल गई थी। तुमने कहा था कि तुम चाहते थे कि मैं हमेशा खुश रहूं। पहले बहन को लगता था ये बिल्कुल असंभव है, तुम्हारे बिना मेरी खुशी कहाँ। ये कहते हुए वो रुक गई। बारिश उसके बालों से बह रही थी और आंसुओं के साथ मिल रही थी जिन्हें वो अंत में नहीं रोक सकी। लेकिन अब बहन कोशिश करना चाहती है। करके दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए नियान चांगेन की देखभाल करती रहूंगी, तुम्हारे जैसे और बच्चों की मदद करूंगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि कंपनी एक ऐसी जगह बने जो और लोगों की मदद कर सके। मैं अपने अब के जीवन को सच में स्वीकार करने की कोशिश करूंगी जिसमें वायु भी शामिल है। उस बच्चे ने भी मुश्किलें देखी हैं। नियान हो सकता है बहन कभी खुद को पूरी तरह माफ न कर पाए, लेकिन बहन तुमसे वादा करती है कि वो फिर से अतीत में नहीं दबेगी। मैं तुम्हारी यादों को संजोकर अच्छी तरह और गंभीरता से जीऊंगी। शायद यही वो चीज है जो तुम देखना चाहते हो ना। वो झुकी और धीरे से अपना माथा ठंडी कब्र के पत्थर पर टिका दिया, जैसे वो जीवन और मृत्यु के पार से आने वाले जवाब को महसूस कर सकती। बारिश धीरे धीरे रुक गई। धूप की एक कमजोर किरण बादलों के बीच से छनकर कब्रिस्तान को रोशन करने लगी। उसने भी रखे सफेद गुलदाउदी के गुलदस्ते को रोशन किया। पंखुड़ियों पर बारिश की बूंदें चमक रही थी। वोबन टैंग उठी, अपने भाई की तस्वीर को आखिरी बार देखा और वापस जाने लगी। उसके कदम उतने भारी नहीं थे जितने आते समय थे, हालांकि अब भी धीमे थे, लेकिन एक अधिक दृढ़ भाव था। कब्रिस्तान के बगल के देवदार के जंगल से हवा गुजर रही थी, धीरे से सरसराती हुई, जैसे कोई आ हो या राहत की फुसफुसाहट। लगता है कहानी यहाँ तक आकर खत्म हो सकती है। माफी और मुक्ति के बारे में इतने सारे घावों को लेकर आगे बढ़ने के बारे में वान टैंग का जीवन आखिरकार सबसे दर्दनाक और दुखद पन्ने को पार कर चुका है और अगला अध्याय लिखना शुरू कर रहा है। उस अध्याय में निश्चित रूप से गहरी लालसा होगी, लेकिन शायद धीरे धीरे अपनी तरह की एक शांति की चमक भी झलकने लगेगी। वान टैंग की जीवन शैली चुपके से बदल गई है। वो अब भी व्यस्त है, लेकिन वो लगभग उन्मत्त व्यस्तता नहीं है। जैसे आत्मदंड के अर्थ में उसने नियमित रूप से मनोवैज्ञानिक के पास जाना शुरू कर दिया है ताकि अपने माता पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न बोनेन की अति सुरक्षा और बाद के अपराध बोध के प्रति अपने मन की जटिल भावनाओं का सामना कर सके। ये प्रक्रिया आसान नहीं है, अक्सर अनिद्रा और मूड स्विंग्स के साथ होती है, लेकिन वो डटी रही। वायु के साथ उसका रिश्ता भी एक नए चरण में प्रवेश कर गया था। रिश्ते का टेस्ट और डायरी के अंश प्राप्त करने के बाद उसने पहली बार पहल करके गोयू को एक लंबी ट्रांसोशनिक कॉल की। उसने अतीत
अतीत के संघर्षों के बारे में ज्यादा स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस उसके प्रति ईमानदारी से आभार व्यक्त किया कि उसने उसे अपने उन कोनों को दिखाया जो वो भूल गई थी। उसने गोयू से कहा कि वो उस दूरी और असुरक्षा को समझती है जो वो महसूस कर सकता है, और स्पष्ट रूप से घोषित किया कि रक्त संबंध की परवाह किए बिना अब वो परिवार है। उसने उम्मीद जताई कि भविष्य में वो उसके साथ अधिक ईमानदार संबंध स्थापित कर सकेंगी। नियान चांगेन फाउंडेशन उसके निरंतर निवेश और पेशेवर प्रबंधन के तहत लगातार विस्तार कर रहा था। वो अब सिर्फ आर्थिक मदद तक ही सीमित नहीं था, बल्कि लाभार्थियों को मनोवैज्ञानिक सहायता और पैलिएटिव केयर सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर मेडिकल सोशल वर्कर्स की एक टीम बनाने लगा था। फाउंडेशन के वार्षिक समारोह में एक युवा लड़की जिसे बचाया गया था, उसने वान टैंग का हाथ पकड़ लिया। वो लड़की आंसुओं से भरी थी। मैडम, आप और बोनियान की वजह से मुझे दूसरा जीवन मिला। उस पल वान टैंग के दिल में केवल राहत ही नहीं बल्कि एक अजीब सी शांति उमड़ी, जैसे नियान नियान का जीवन किसी और रूप में जारी था। वो अब भी समाधि स्थल पर जाती थी, लेकिन अब हमेशा दुख में डूबी नहीं रहती थी। कभी वो गुलाब के फूलों का गुलदस्ता ले जाती जो नियान नियान को पसंद थे, अभी बस चुपचाप थोड़ी देर बैठकर उसे फंड की ताजा स्थिति के बारे में बताती या कंपनी में सामने आए समस्याओं के बारे में शिकायत करती, जैसे उसका भाई अभी भी उसके पास हो। एक बार चांग शेंग की छोटी सी समाधि के सामने उसने एक नया खिलौना रख दिया और कहा, चांग शेंग अच्छे से देखभाल करना। समय बीतता गया। एक बिजनेस फोरम के समापन के 2 साल बाद वान टैंग होटल के लॉबी में अप्रत्याशित रूप से एक जाने माने व्यक्ति से मिली। वो पहला पत्रकार लिंक था जिसने उस दिन डायरी खोजी थी और लाइव स्ट्रीमिंग पेश की थी। अब वो उद्योग में अत्यधिक प्रतिष्ठित मीडिया प्रोफेशनल था जिसकी कनपटी पर कुछ सफेद बाल थे। रिपोर्टर लिंक मुस्कुराते हुए पास आया और उसकी आंखों में बमुश्किल ध्यान देने योग्य खोज का निशान था। मैडम, वो बहुत दिनों बाद मिले। वोबन टैंग ने शांत स्वर में हाथ मिलाया। रिपोर्टर लिंक, कैसे हैं आप दोनों? होटल के कैफे में बैठ गए। अभिवादन के बाद रिपोर्टर लिंक ने थोड़ा संकोच किया, फिर भी बोल उठा, मैडम, वो इन वर्षों में आप ठीक है? वान टैंग धीरे से अपने कप में कॉफी चलाते हुए खिड़की के बाहर संपन्न शहर के दृश्य को देखते हुए धीरे से बोली, नो अच्छा कह सकती हूँ। नो बुरा, मैंने खुद के साथ समझौता करना सीख लिया, अतीत के साथ सह अस्तित्व में रहना सीख लिया है। मुझे लगता है इसे ही बढ़ना कहते हैं, लेकिन मेरी कीमत बहुत अधिक थी। उस डायरी ने बहुत से लोगों को बदल दिया, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। इसने मुझे जीवन की नाजुकता और परिवार के बंधनों के भार को अधिक गहराई से समझाया। मैं हमेशा एक मौका ढूंढना चाहता था आपको औपचारिक रूप से धन्यवाद देने का और साथ ही माफी मांगने का, उस तरह से सच्चाई उजागर करने का शुक्रिया अदा करने वाली। तो मुझे होना चाहिए। आप मेरे लिए न्यान न्यान की आखिरी आवाज लेकर आए। हालांकि प्रक्रिया दर्दनाक थी, लेकिन उस डायरी के बिना शायद मैं हमेशा अपने बुने हुए झूठ में जीती रहती। ये सच में उसके साथ अन्याय होता। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद रिपोर्टर लिन ने ऐसा लगा जैसे कोई फैसला ले लिया हो। उसने अपने ब्रीफकेस से एक हल्का पीला क्राफ्ट पेपर का लिफाफा निकाला और वान टैंग की तरफ खिसका दिया। वोबन थोड़ा असमंजस में थी। ये क्या है? ये डायरी के साथ ही था जब मैंने उस समय बोनियन के सामान व्यवस्थित किए थे। उस समय मुझे लगा ये उचित समय नहीं है, इसलिए मैंने इसे अपने पास रख लिया। अब मुझे लगता है कि इसे आपको सौंपने का समय आ गया है। वोबन का दिल धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली और सावधानी से लिफाफा खोला। अंदर कोई पत्र नहीं था, बल्कि एक थोड़ी फीकी रंगीन ड्राइंग थी जो जाहिर तौर पर किसी नोटबुक से फाड़ी गई थी, क्योंकि उसके किनारे आसमान थे। तस्वीर में रंगीन पेंसिलों से सावधानी पूर्वक बनाया गया एक दृश्य था। आसमान नीला था, सूरज तेज चमक रहा था, घास हरी और घनी थी। एक लड़की जिसके बाल जुड़े थे और चमकती मुस्कान थी, जो स्पष्ट रूप से युवा वोबन थी। उसके एक हाथ में एक छोटा बच्चा बोनियन था और दूसरे हाथ में एक बेज रंग का छोटा कुत्ता चांग शेंग था। उनके पीछे पापा और मम्मी मुस्कुराते हुए खड़े थे। ड्राइंग के ऊपरी बाएं कोने में टेढ़े अक्षरों में लिखा था, मेरा परिवार, लेखक बोनियन, शुभकामना। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहन हमेशा खुश रहे। ड्राइंग के पीछे और भी छोटे और अधिक लापरवाह अक्षरों में एक पंक्ति थी जिसे बोनियन ने बाद में जोड़ा था, स्याही का रंग गहरा था, बहन मुझे माफ कर देना और आई लव यू। आंसुओं ने तुरंत वोबन की आंखों को धुंधला कर दिया। उसे लगा मानो वो उस दुबले पतले युवक को देख रही हो जो अपने जीवन के अंतिम पलों में बीमारी से बेहाल था। दर्द सहते हुए कांपते हाथों से उसने उस परिवार के पुनर्मिलन की तस्वीर खींची थी जिसकी वो सबसे अधिक लालसा रखता था, लेकिन अब उसे साकार नहीं कर सकता था। वो नाराज नहीं था, सिर्फ माफी और प्यार। उसने उस पतली शीट को कसकर दबा लिया जैसे वो दुनिया का सबसे कीमती खजाना हो। आंसू ड्राइंग पर टपक पड़े। उसने जल्दी से अपनी उंगलियों से धीरे से पोंछे, कहीं उसके भाई के बनाए निशान धुंधले न हो जाएं। वान टैंग ने टूटी हुई आवाज में कहा, जैसे लिंगिसे से और खुद से भी वो हमेशा मेरे बारे में सोचता था। लिंगिसे की आंखें भी नम थी। उसने चुपचाप सिर हिलाया। उस रात वान टैंग ने उस पेंटिंग को सावधानी पूर्वक फ्रेम करवाया और उसे अपने स्टडी में लटका दिया और डायरी की एक प्रति उसके बगल में रख दी। वो उसके सामने बहुत देर तक खड़ी रही, उसे निहारती रही। अगले दिनों में वान टैंग वो शक्तिशाली सीईओ बनी रहेगी जो बिजनेस जगत में प्रसिद्ध है, और वो नियान चांगेन फाउंडेशन की वो संस्थापिका बनी रहेगी जो ताकत से भरी। लेकिन उसके दिल की गहराई में एक कोना हमेशा के लिए उस 18 साल के युवा और उसके छोटे कुत्ते के लिए कोमल रहेगा। वो भूलने की कोशिश नहीं करती बल्कि याद रखने का चुनाव करती है। वो इस भारी भरकम प्यार को लेकर दुनिया में चलती रहती है। जैसा वो देखना चाहता था वैसे जीने की कोशिश करती है। वो जानती है कि जीवन का बरसात का मौसम शायद वापस आएगा, लेकिन उसने अपने दिल में अपने और नियान के लिए एक सदाबहार गर्म छाता खड़ा कर लिया है। कहानी का अंत पूरी तरह से सुखद नहीं, लेकिन कम से कम ये एक निश्चित वास्तविक और दाग निशान से चिन्हित पूर्णता की ओर बढ़ रहा। वोबन का जीवन धीरे धीरे एक नई सामान्यता बना रहा था। वो पेंटिंग जिसका नाम था मेरा परिवार, उसके दिल के सबसे गहरे कोने में सबसे ठंडे हिस्से को रोशन करने वाली एक छोटी सी किरण की तरह थी। उसने दुख को तो नहीं मिटाया, लेकिन चमत्कारिक रूप से उस तीव्र अपराधबोध के एक हिस्से को दूर कर दिया। उसे एहसास हुआ कि नियान ने उसे न केवल दर्द और पछतावा दिया था, बल्कि इतना शुद्ध प्यार और आशीर्वाद भी दिया था। इस पहचान ने उसे सच
में आगे बढ़ने की ताकत दी। उसने केवल काम ही नहीं बल्कि अपने जीवन के अधिक सक्रिय रूप से योजना बनाना शुरू कर दिया। उसने अपनी जवानी की पसंदीदा ऑयल पेंटिंग फिर से शुरू कर दी। उसने वीकेंड पर एक शौक क्लास में दाखिला लिया। पेंटिंग स्टूडियो से तारपीन की गंध आती थी और ब्रश को कैनवास पर लगाने की अनुभूति ने उसे एक लंबे समय से भूली हुई शांति दी और परिदृश्य बनाती थी, स्थिर जीवन बनाती थी। लेकिन उसने कभी इंसानों को बनाने की कोशिश नहीं की, खासकर अपने परिवार को। वो पेंटिंग न्यान की अनोखी थी, वो उसे खराब नहीं करना चाहती थी। वायु के साथ उसका रिश्ता भी अधिक स्वाभाविक हो गया था। कॉलेज से स्नातक होने के बाद वायु ने देश वापस आकर विकास करने का फैसला किया। वो ग्रुप में नहीं आया बल्कि अपनी क्षमता के दम पर एक टेक पब्लिशिंग कंपनी में शामिल हो गया। वोबन टैंग ने उसके फैसले का सम्मान किया। केवल जब वो करियर के उलझनों में होता तो वो एक अनुभवी व्यक्ति के रूप में उसे सलाह देती थी, आदेश नहीं। कभी कभी वो एक साथ खाना खाते और काम और जीवन के बारे में बात करते, जैसे एक सामंजस्यपूर्ण संबंध वाले भाई बहन। एक बार वायु अपनी प्रेमिका को उससे मिलवाने लाया। वो लड़की थोड़ी घबराई हुई थी। वान टैंग ने दयालुता से मुस्कुराते हुए उसे एक लाल लिफाफा थमाया और कहा, अच्छे से रहना, एक दूसरे को समझना। उस पर उसे लगा जैसे अगर नियान अभी भी होता तो बड़ी बहन के नाते वो भी। शायद ऐसे ही दृश्यों का अनुभव करती नियान चांगसेन फाउंडेशन का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता गया। उन्होंने देश के प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग करना शुरू कर दिया। लिवर कैंसर का जल्द पता लगाने और लक्षित दवाओं के अनुसंधान के लिए वित्त पोषण किया। वोबन टैंग अब केवल एक निवेशक नहीं थी बल्कि व्यक्तिगत रूप से कुछ प्रोजेक्ट चर्चाओं में भाग लेती थी और मरीजों के परिवार के दृष्टिकोण से सलाह देती थी। एक प्रोजेक्ट मूल्यांकन बैठक में एक युवा शोधकर्ता ने उत्साहपूर्वक एक नई डिटेक्शन तकनीक पर रिपोर्ट दी। इस तकनीक से शुरुआती लिवर कैंसर का पता लगाने की दर 30% तक बढ़ने की क्षमता। यह सुनकर वान टैंग की आंखें नम हो गईं। उसे याद आया नियान को बहुत देर से डायग्नोज हुआ था। उसने अपनी हथेली को जोर से दबाकर भावनाओं के उथल पुथल को दबाया और दृढ़ता से इस तरह के शोध का समर्थन करने का फैसला किया। समय शांति से बीतता रहा। एक शरद ऋतु की दोपहर तक जब वान टैंग को सैनिटोरियम से एक फोन आया, ये वायु के बारे में नहीं था बल्कि सियांग के बारे में था। मैडम सियांग बीमार पड़ गई थी। ये माइल्डिया का नतीजा था और उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वो आपसे मिलना चाहती थी। वान टैंग ने तुरंत अपनी सारी प्रतिबद्धताएं रद्द कर दी और उस छोटे से शहर तक गाड़ी चलाकर पहुंच गए। अस्पताल के कमरे में डिसइंफेक्टेंट की गंध थी। सियांग उसकी याद से कहीं अधिक दुबली हो चुकी थी। उसका चेहरा पीला था लेकिन उसकी आंखें अब भी साफ थी। उसने वान टैंग को एक कमजोर मुस्कान दी। मैडम वो आप आ गई। वोबन टैंग बिस्तर के पास बैठ गई और धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, मुझे मैडम ना बुलाओ, बस मुझे बन टैंग बुलाओ। सियांग ने मुश्किल से सिर हिलाते हुए सांस ली। मैं आधी हूं और आप मैडम वो हैं। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। एक बात है जो मैंने बहुत सोची और मुझे लगा मुझे आपको बतानी चाहिए। वान टैंग को बुरा लगा। बोलो। सियांग की नजर बिस्तर के बाहर चली गई, जैसे वो याद कर रही हो नियान के जाने से पहले उसने वास्तव में तुम्हारे लिए एक संदेश छोड़ा था। वो डायरी में नहीं लिखा। उस दिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। बेहोशी के क्षणों में उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, सियांग दीदी, अगर मेरी बहन को भविष्य में पता चले तो उससे कहना सियांग रुक गई। उसकी सांसें तेज थी। वान टैंग जल्दी से उसे पानी दिया लेकिन उसने हाथ हिलाकर बात जारी रखी। उसने कहा, उससे कहना कि बहुत देर तक दुखी न हो, एक साथी ढूंढे, जैसे पापा और मम्मी नहीं, उसे अकेला मत छोड़ना। और हाँ, हर दिन गर्मा गर्म खिचड़ी खाए। उसकी आवाज धीरे धीरे कमजोर होती गई। आखिरी शब्द लगभग अश्रव्य थे। वोबन टैंग के आंसू चुपचाप बह निकले। बहुत देर तक दुखी मत होना, एक साथी ढूंढना, हर दिन गर्म खाना खाना, यही उसके छोटे भाई का आखिरी स्नेह था। वान टैंग ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छिपाते हुए कहा, सियांग कैसा बेवकूफ बच्चा है। उसने तुम्हें कभी दोषी नहीं ठहराया। वो हमेशा कहता था मेरी बहन दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। कुछ ही दिनों बाद सियांग अपनी बीमारी से चल बसी। वोबन ने उसे नियान की कब्र के बगल में दफनाया और फूलों का एक गुलदस्ता रखकर कहा, अब जाकर उससे मिलो गर्मा गर्म खाना खाकर। उसने खाने के मामले को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। उसने एक आंटी को रखा जो उसके लिए गर्मा गर्म बन बनाती थी और कभी कभी वो खुद खाना बनाना सीखती थी। रसोई की गर्माहट उसे सुरक्षित महसूस कराती थी। एक दोपहर वायु ने फोन करके बताया कि उसका प्रोजेक्ट सफल रहा। उसकी आवाज खुशी से भरी थी। वोबन टैंग सुनकर मुस्कुरा दी। वो रसोई में गई और लैंप की गर्म रोशनी में परिवार को देखा। इस बार उसने आंसू नहीं बहाए बल्कि धीरे से वादा किया, मैं अच्छे से जीऊंगी, तुम्हारे प्यार को संजोकर आगे बढ़ूंगी। वो अब भी कब्रिस्तान जाती है लेकिन अब जैसे पुराने दोस्तों से मिलने जैसा होता है। वो चाय का बर्तन लेकर बैठती है और सब हालचाल सुनाती है। शयन कक्ष में रोशनी और शब्द उसे प्यार के अस्तित्व की याद दिलाते हैं। नियान चांगेन फाउंडेशन लाखों लोगों को लाभान्वित कर रहा है। शुरुआती पहचान के कार्यक्रमों ने कई जाने बचाई हैं। हर बार ऐसी खबर सुनकर उसके दिल का पछतावा थोड़ा और हल्का हो जाता है। एक अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी फोरम में किसी ने कहा कि नियान चांग में पूर्वी दर्शन भरा है और एक स्मारकीय व्यक्ति वास्तविक जीवन के लिए। वान टैंग ने दृढ़ संकल्प के साथ मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल यही मेरे सीखने का कारण बन गया है। वायु का प्रोजेक्ट एक सफलता है जो टेक सर्कल में अपनी प्रतिभा दिखा रहा है। वो अपनी प्रेमिका लिन वेई को मिलवाने लाया। लड़की के हाथ का बना हुआ ब्रेस्ड पोर्क उसकी मां के हाथों के स्वाद की छाया रखता था। वान टैंग के दिल में गर्माहट उठी। अब 10 साल बीत चुके हैं। वान टैंग की कनपटी सफेद हो चुकी है। उसकी आंखें अधिक शांत दिखती हैं। उसने धीरे धीरे सत्ता हस्तांतरित कर दी है और रणनीति और चैरिटी पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उसने बगीचे में सूरजमुखी और सफेद गुलदाउदी लगाए हैं। एक डॉक्यूमेंट्री निर्देशक ने उससे संपर्क किया जब वो नियान चांगसेन की कहानी पर फिल्म बनाना चाहता था तो उसने सोचने के बाद सहमति दे दी लेकिन शर्त रखी कि ये सच्ची हो और फाउंडेशन के काम पर केंद्रित हो। कैमरा उसे शांत और सक्षम दिखाता है। जब वो फाउंडेशन के बारे में बात करती है तो उसकी आंखें चमकती हैं। आप उस छाया से कैसे बाहर आईं? ये बाहर आना नहीं, ये सीखना है कि इसे अपने साथ कैसे रखना है। जिन लोगों से हम प्यार करते हैं वो हमारा हिस्सा बन जाते हैं। नियान चांगसेन लालसा के साथ जीवन की अधिक संभावनाएं पैदा कर रहा है। डॉक्यूमेंट्री ने एक चुपचाप प्रतिक्रिया पैदा की। उसकी कहानी टूटने के बाद पुनर्निर्माण के लिए एक मॉडल बन गई। वायु की शादी, वो मंच पर नवविवाहितों को देखती है और नियान के लिए आरक्षित काम के बारे में सपना देखती है। कुछ लोग भले ही उपस्थित न हो सके लेकिन हमारे लिए जरूर खुश होंगे। बहन तुम्हें खुश रहना है। वोबन टैंग दादी बन गई। अपनी पोती नियान को गोद में लिए छोटी बच्ची की
की आंखें याद में नियान नियान से मिलती हैं। वो घुमक्कड़ को धक्का देकर सूरजमुखी के बीच टहलाती है। देखो ये दादा और चांग शेंग हैं, तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जब नियानिन 3 साल की हुई तो उसने साफ साफ दादी कहा। उसके दिल में एक कमजोर सी आवाज तैर गई। उसने उसके साथ समय बिताते हुए परियों की कहानियां सुनाना शुरू किया, लेकिन उसने कभी उस भारी नाम का उल्लेख नहीं किया। उद्योग में एक रोल मॉडल बन गई। नियान चांग शेंग को याद करते हुए अंधेरी रात की शक्ल जानकर वो पीछे हट गई। बगीचे की देखभाल करती, फूलों को खिलते और मुरझाते देखती। नियानिन ने सबसे चमकीले तारे की तरफ इशारा किया। दादी, दिल चमक रहा है। वोबन टैंग ने धीरे से कहा, शायद दादा हमें देख रहे हैं। 70वां जन्मदिन। वायु ने एक हैंडमेड फोटो एल्बम भेंट किया। पहले पन्ने पर लिखा था मेरी पारिवारिक आध्यात्मिक फिल्म नियानिन ने लिखा, परदादा और परदादी दादा चांगेन, और हम आखिरी पन्ने खाली थे। फिर उसे उन्हें भरने के लिए ले गई। आगे के दिन हम साथ मिलकर भरेंगे। वान टैंग ने धीरे से अपनी उंगलियों से तस्वीर को सहलाया। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके होठों पर मुस्कान थी। ये उपहार उसे बताता है कि नियान को कभी भुलाया नहीं गया है और वो परिवार की यादों में गर्मजोशी से एकीकृत हो रहा है। उसने नियान की पुरानी चीजों को व्यवस्थित किया और उन पर लेबल लगाए, ताकि नियान किन को पता चले कि परिवार कहां से आया है। अंत में वो प्रेसिडेंट गो, जिसने अपना पूरा जीवन चैरिटी के लिए समर्पित कर दिया था, ने शांति से अपने बुढ़ापे का आनंद लिया जाने से पहले वो बिना रुके रोई, पापा मामा नियान तुम मुझे लेने आ गए, मुझे माफ करना, मैंने नियान की अच्छे से देखभाल नहीं की। उसने कभी ऐसी बुजुर्ग औरत नहीं देखी थी। तो इतना दिल दहला देने वाला रो सकते हो। लेकिन जब वो गई तो प्रेसिडेंट बहुत शांत थी और उसके चेहरे पर एक बच्चे जैसी संतुष्ट मुस्कान थी।